क्या इतने सालों से यही दिक्कत थी कि डेडलाइन नहीं लगाया हुआ था? माओवाद का जो पैदा होना है वो एक प्रताड़ना है, लेकिन इसका पलना और मारा जाना सिर्फ पॉलिटिक्स है। और कैसे 31 मार्च ही बोल दिया गया, कैसे 31 मार्च तक हो भी गया। मैं कई बार बोलता हूँ, अमित शाह का बयान जब पहली बार आया तो हास्यास्पद लग रहा था और अब वो चमत्कारिक लगा। जब आपने होम मिनिस्टर का फोन मिला के जो सरेंडर करवाया, पापाराव वाला वायरल जरूर हो गया, लेकिन मैंने हर सरेंडर पे एचएम साहब से बात करवाई। माओवादियों की इस बात की हमेशा शंका होती है कि पता नहीं हम सही जगह पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बोल रहा था स्क्रिप्टेड है, मैं बोला स्क्रिप्टेड ही है, लेकिन ये जरूरी है ताकि जो आ रहा है उसको भरोसा हो जाए। दूसरी चीज, मुझे भरोसा हो जाए कि मैं भी वापस आ जाऊं। कभी किसी शहीद परिवार से आपने बात की? वो लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो जानते ही नहीं है खोना क्या है। जिन्होंने अपना बेटा खोया उससे पूछो ना राष्ट्रवाद क्या है। अब वो आंदोलन में बैठते हैं तो पुलिस के लोग ही उनको दुत्कार के हटाते। मुकेश चंद्राकर, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आप लोग डरते नहीं? मुझे और मुकेश को साथ में बैन किया था माओवादियों ने। उसके बाद भी मैं जंगल जाता था ये देखने के लिए कि माओवादी क्या कर सकते हैं मेरे साथ में। मुकेश नहीं जाता था तो मैं कई बार मुकेश का मजाक उड़ाया उसके सामने, कैसे यार डर गए क्या? तो उसने एक लाइन बोली कि दादा आप माओवाद को देख रहे हो, मैं जिया हूँ। ये हो सकता है ऐसा हो कि मुकेश को न्याय ना मिले। न्याय तो मजबूतों को ही मिलता है, कमजोरों को तो नहीं मिलता। They were using bow and arrows, तीर कमान। तेलम टेटम करके गांव है, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम पोलिंग होना था, तो हम लोग वो कवर करने गए थे। दूसरा क्वेश्चन किया ही था और उतने में फूटा बम, एक ऊपर से तीर कमान चालू हो गए। फोर्स वाला था, उसके कमर में तीर पड़ा और मेरे एकदम यहाँ से सामने से जस्ट एक तीर। और क्यों लोगों को वोट नहीं देने देते? क्यों डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है? क्यों रोड नहीं बनाने देते? क्यों स्कूल नहीं बनाने देते? स्कूल सलवा जुड़ूम के समय से तोड़ी जाने लगी जब स्कूलों में फोर्सेज आके रुकने लगे। सड़क बन जाएगी तो फोर्स का मूवमेंट होगा। सलवा जुड़ूम ने ही माओवादियों को सबसे ज्यादा मजबूत किया। माओवादियों के पास बटालियन नहीं थी, सलवा जुड़ूम में उनको इतने यंग कैडर मिले कि उन्होंने अपनी बटालियन तैयार। जो टर्म है उसके खिलाफ भी लोग बोलते हैं दैट इट इज अ मेड अप टर्म। माओवादियों को तो रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर दिया गया, लेकिन जो अर्बन माओवादी जिन्होंने उस पैसे से अय्यासियां की, जिन्होंने उस पैसे से अपने आप को, कौन है ये लोग? जो शहरों में व्हाइट कॉलर लोग, ये लोग जो माओवादियों के पैसे को इन्वेस्ट करते रहे यहाँ वहाँ। ये जो बोलते हैं कि माओवादियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो अर्बन माओवादियों को पढ़ते हैं। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the NI podcast with Smita Prakash. My guest today is a person called Ranu Tiwari, whose real name is Vikas Tiwari. He runs a YouTube channel called Bastar Talkies. He tells the story of an area which you would not watch on mainstream media. At least that's what editors of mainstream media think. Joining me in this podcast is my bureau chief in Chhattisgarh, Tanmay Sakale. He too has been covering the Naxal story for years. And the sad part is, they don't find their way into mainstream media. But that was till we started an outlet on social media and found viewers like you who wanted to know about news reports that aren't only centered around glitz and glamour of India's shining. Yes, that is needed too, but what is also true is that large swaths of our population live lives of struggle that need attention of our lawmakers, our industrialists, our scientists, educators, anyone who can make their lives better. They deserve more. रानू जी, धन्यवाद आप पॉडकास्ट में आए। मैं कई सारे वीडियोस देख चुकी हूँ रिसर्च करते वक्त, और ऑफ कोर्स तन्मय आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप दोनों ने कवरेज की है साथ में। कुछ स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ, शायद तन्मय जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक नहीं जानते। तो मैं चाहूँगी कि वो स्टोरीज़ बाहर निकले। जिन्होंने देखा नहीं है आपका चैनल बस्तर टॉकीज़, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें। दीज आर स्टोरीज़ फ्रॉम इंडिया विच वी शुड ऑल नो अबाउट. It's very easy to switch on mainstream media. It's very easy to know what are the Kardashians doing, what is Karishma Kapoor wearing, what is Kareena doing. These are also interesting stories. I'm sure all of you are also into reels and looking at Instagram all the time. But believe me, these are also Indians. These are also fellow Indians. Somewhere we also have a duty to know how they live and how we can, in our own way, in some way, improve their lives. And like I said, if you're an educator, if you're just a citizen of India working towards any form of governance, please do contribute in some way to improving the lives of these people who are fighting for the basics in our country even now in 2026. They are fighting for
they're fighting to be alive, to get the basics like food on their table. They don't even have a table, so I shouldn't even say table. But a roof over their heads, electricity, water, the ability to just get a simple thing like an Aadhaar card, a simple thing like voter rights, to exercise those rights. Many of them are aware of it, but they're not able to exercise it. So if you're an administrator, if you're taking a UPSC exam, just think of it that this is something that should be your duty towards, not just towards your country, but even towards humanity. Lecture bus. So I am going to go directly to my two guests. Rather, one is my colleague and one is my guest, so that they can take over and tell you the stories that even I need to hear. तो रानू जी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, चैनल क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ज़रूरत क्या पड़ी आपको कि एक अपना ही चैनल हो? मैम, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपको लगा कि मुझसे बात करनी चाहिए तो आपने बुलाया। और रहा सवाल कि चैनल को, तो मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें इत्तेफाक हैं और मेरा पत्रकार बनना भी एक इत्तेफाक है कि मैं पत्रकार हूँ। जीवन में कभी कोई प्लान नहीं था कि कभी पत्रकारिता करेंगे या क्या करेंगे, कोई गोल ही नहीं था कि करना क्या है। आजकल एक रील बहुत वायरल हो रही है, मैं देखता हूँ कई बार कि यहाँ तक आगे का क्या प्लान है, तो बोलता है कि मैं तो यहाँ तक भी बिना प्लान के ही आया हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं हर चीज़ जो भी कर रहा हूँ कोई भी प्लान नहीं है जी, सब होता जा रहा है अपने आप, पता नहीं कैसे। एक्सीडेंटली मैं पत्रकार बन गया और पत्रकार बनने की भी कहानी आप सुनेंगे तो शायद आप बड़ा अजीब लगे। हाँ। दरअसल मैंने बहुत सारे काम किए अपने लाइफ में। मैं 2.5 साल ट्रक भी चलाया हूँ, ड्राइवरी भी किया मैंने। घर की गाड़ी थी और मोबाइल की दुकान, छत्तीसगढ़ में? हाँ, बस्तर में। मोबाइल की दुकान थी मेरी, फिर स्नूकर टेबल का पूल क्लब था मेरा, सारी चीज़ें सब काम करके फिर 2.5 साल बेरोजगार भी था, कोई काम नहीं था। तो हमारे एक मित्र हैं, मतलब वो मित्र बने, प्रशांत गजबी है, वो पत्रकार थे। वो बोले भैया आ जाओ हमारे साथ पत्रकारिता कर लो। तो मैं बोला इससे क्या होगा, इससे जीवन का थोड़ी चलेगा। फिर मैंने देखा कि कुछ पत्रकार, बस्तर में पत्रकारों को सैलरी नहीं मिलती है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो फिर कैसे काम करते हैं? तो वो सब एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, फिर उस पर कमीशन लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा होता है कि RTI लगाए और अधिकारियों से पैसे लेना, लेवी वसूली, जस्ट लाइक जैसे माओवादियों की लेवी वसूली होती है, RTI लगा के भी बहुत सारे पैसे रिकवर किए जाते हैं, वसूली किए जाते हैं। तो मुझे लगा ये अच्छा धंधा है, तो इन्वेस्टमेंट जीरो है और कमाई अच्छी है। तब मैंने सोचा कि यार पत्रकारिता की जाए, ये अच्छा काम है। तो बिल्कुल एकदम मोटिवेशन, हाँ, कि मैंने पैसा वसूली करने के लिए पत्रकारिता शुरू की थी। हाँ। कि पत्रकारिता करेंगे, पैसा वसूली करेंगे और आराम से जीवन चलेगा। तो भाई एक ट्रक ड्राइवर क्या सोच सकता है? जी। उसका हाइट क्या होगा थिंकिंग का। हाँ। तो पत्रकार बन गए, शुरुआत भी किए, पैसा भी लेना शुरू किए यहाँ वहाँ से। लेकिन बोलते हैं ना कि आपका जो घर पे जो आपको संस्कार दिए गए हैं वो आपके ऊपर हावी तो रहेंगे जरूर। बहुत पहले मैंने एक बहुत प्राइवेट जॉब शुरू किया था मैम, उसमें 2200 रुपये सैलरी थी। तो मैंने पापा को बताया कि पापा एक नौकरी किया हूँ, तनख्वाह 2200 रुपये। तो बोले बहुत है, तुमको मतलब क्या ज़रूरत है, 2200 बहुत है तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखना कभी 2300 मत ले आना। मतलब अगर सैलरी 2200 है तो 2200 ही ऊपर की कमाई नहीं। हाँ, मतलब 100 रुपये भी ऊपर से मत ले आना, कहीं 2300 मत ले आना। तो वो चीज़ें आपके अंदर तो रहती हैं। पत्रकारिता करते करते मैं एक चीज़ देखा, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ कि लोग बोलते हैं गोदी मीडिया है, लोग बोलते हैं पत्रकार बिक गए हैं, दलाल हैं, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी लोगों को आखिरी उम्मीद पत्रकारों से ही है। और ये भी मैं बोलता हूँ कि भगवान के पास जाने से ठीक पहले इंसान पत्रकार के पास जाता है, जब सारे जगह से हार जाता है। थानेदार FIR नहीं लिख रहा है तो पत्रकार से बोलेंगे हमारी खबर चला दो, तो शायद FIR लिख दे। पटवारी ज़मीन नहीं नाप रहा हो या कहीं कोई काम नहीं हो रहा हो तो सोचते हैं कि एक बार जब ये खबर चलेगी तो शायद उनका पटरी पे आ जाए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे, जब मैं तो माइक लेके घूम रहा हूँ पैसा वसूली करने के लिए, लेकिन समाज वही है जो उम्मीद लगाए बैठा है कि सर एक बार हमारी खबर चला दो तो हमारा धान बिक जाए, सर हमको राशन दुकान से चावल नहीं मिल रहा है, सर वहाँ की खबर बना दो, चला दो। धीरे धीरे एहसास हुआ कि लोगों को उम्मीद बहुत है पत्रकारिता से,
फिर घर के संस्कार भी ऐसे थे। फिर समझ में आया आखिरी में कि हर कोई बोलता है क्या करते हो, पेशा क्या है, पत्रकारिता है। तो समझ में आया पत्रकारिता पेशा नहीं है, तपस्या है। आपको अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करना पड़ेगा। लेकिन करते करते मैं नौकरी करता था, चैनल का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे चैनलों में मैंने काम किया। एक जगह पे फिर सैलरी भी मिलती थी। तो अब आप भी जान रही हैं कि न्यूज़ चैनल कैसे चलते हैं, चाहे रीजनल हो या नेशनल हो, सरकार के फंड्स चाहिए होते हैं। तो उनको एनएमडीसी से एक बड़ा फंड था, तो वहाँ की स्टोरीज़ करनी होती थी पॉजिटिव। तो मैं एनएमडीसी की स्टोरी करने जाता था पॉजिटिव। और एनएमडीसी में आप ज़मीन पे जाएंगी तो जितना दिखता है वैसा कुछ है नहीं, हर जगह खदानों के यही हाल होते हैं। वहाँ भी जब मैं जाता था गांव वालों से बाइट करता था तो गांव वाले बोलते थे कि सर क्या बुलवा रहे हो, झूठ देख रहे हो, है ऐसा कुछ नहीं, आप बुलवा रहे हो। तो मैं बोलता रहा नौकरी यार, बोल दो। एक रात में बैठा हुआ था, रात में दंतेवाड़ा में, तो मेरे मन में आया कि आदमी काम दो चीज़ के लिए करता है, नाम या दाम के लिए। तो तब तक मैं ये पैसा वसूली वाले कार्यक्रम से बाहर आ चुका था। मतलब ये काम ठीक नहीं है। तो पैसे मैं वसूली नहीं कर पा रहा हूँ, तो दाम कमा नहीं पा रहा हूँ, और पीआर स्टोरी करके नाम तो होने से रहा। तो हमारे एक सर हैं सत्येंद्र सर, जो मेरा पहला इंटरव्यू लिए थे। मैंने उनसे कॉल किया रात में, बोला सर मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ। कोविड का टाइम था। तो बोले सब नौकरी ढूंढ रहे हैं और तुम नौकरी छोड़ना चाह रहे हो, तो अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो, अपने मन की कहानी करना। तब मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, नाम रखा विकास तिवारी। फिर कुछ दिन के बाद रात 12 बजे सौरभ भैया का कॉल आया, सौरभ द्विवेदी भैया। वो बोले विकास तिवारी इतना बड़ा नाम है कि लोग उसको गूगल पे सर्च करें। मैं बोला नहीं भैया ऐसा तो नहीं है। तो बोले बस्तर से रिलेटेड कुछ रखो। तो मैंने कहा कि आप बता दें। तो बोले बस्तर टॉकीज रख लो। अच्छा। तो मैंने कहा डन। तो फिर मैंने बस्तर टॉकीज वहाँ पे चैनल बनाया। और मैं उस फॉर्मेट से भी बाहर आना चाहता था। टीवी चैनल में मैं देखता हूँ कि 3 मिनट में आपको सारी कहानी बतानी है। मुझे लगता है किसी के जीवन भर के दर्द को आप 3 मिनट में कैसे उतार सकते हैं। लोग बोलते हैं कि 3 मिनट, लोगों के पास समय नहीं, वो 30 सेकंड में ही सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मत जाने वो लोग जिनको 30 सेकंड में किसी की पूरी कहानी जानना है। आज भी अगर आप मेरे चैनल के लास्ट में देखेंगी तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तभी कीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप देख के स्किप करके आगे निकल जाएंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। लगता है कि हाँ पॉइंट पे बात हो रही है, इसको सब्सक्राइब कर लेने चाहिए, तभी कीजिएगा। तो ऐसे बस्तर टॉकीज़ बनाया गया। और पत्रकारिता में भी असल ये बात यहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है कि ये असल बदलाव, घर के संस्कार तो थे ही, असल बदलाव जो आया पत्रकारिता के जीवन में वो हमारे, जिनको मैं गुरु मानता हूँ अपना पत्रकारिता का, रितेश भैया, जिनको हम लोग बाबा बोलते हैं, बाबा नाम प्रताप का। तो वो हिंदुस्तान टाइम्स में वो मेरे गुरु हैं। और कई बार जैसे मैं बोलता हूँ भैया अब नहीं हो पाएगा, खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो बोलते हैं एक किराने की दुकान खोल लो और लोगों को बताओ कि पत्रकारिता जो है मेरा पेशा है, लेकिन कंपनी पाल नहीं पा रही, इसलिए पेट पालने के लिए किराने की दुकान चलाता हूँ। जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में पैसे को मत लाना कभी कि पैसे के लिए करूँ। तो उन्होंने 2016 के बाद से जो सिखाया, देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, मतलब आप ये भी जानें कि 2023 में मैंने डिप्लोमा किया है पत्रकारिता की। उसके पहले मैंने पत्रकारिता से रिलेटेड ना कोई पढ़ाई की ना कुछ, बस देखते हुए सीख रहे हैं सारी चीज़ें। जहाँ पे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लाइफ टीचर्स यूँ मुझे लगता है कि जो क्लासरूम में सिखाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसे आप वहाँ पर तो नहीं कर सकते। मतलब पत्रकारिता में तो अलग ही चीज़ है जो क्लासरूम में सिखाया जाता है। आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई फील। टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से तो आप दूरी रहो तो बेहतर है। रायपुर से भी रायपुर से भी। रायपुर कितना बदल गया है। आई कांट इमेजिन कि रायपुर क्या हुआ करता था और कैसे हुआ। बट इट्स एन इंटरेस्टिंग टेल। लेकिन जहाँ पर आप काम करते हैं, जब आप नक्सलों की स्टोरी कर रहे थे, उनकी कहानियाँ बता रहे थे, गांव की कहानियाँ बता रहे थे, दुख दर्द की कहानियाँ बताते हैं, तो वहाँ पर जो खतरा मंडराता है वो हर मिनट हर क्षण होता है। इट्स नॉट कि एक एनकाउंटर हुआ या फिर कल नक्सल आए, परसों फोर्सेस आए, वहाँ पर हर मिनट कुछ ना कुछ हो रहा होता है। उन खतरों के बारे में बताइए।
खतरे तो बहुत सारे फेस किए। आज भी लोग पूछते हैं कि सर आपको डर नहीं लगता, तो मैं बोलता हूँ जो बोलता है कि डर नहीं लगता वो झूठ बोलता है। डर तो सबको लगता है, और एक ही लाइन पे चल रही है पत्रकारिता की ज़िंदगी मेरी कि होइए सोई जोन राम रची राखा, कि जो राम चाहेंगे वही होगा। अगर उनकी इच्छा होगी कि आईडी बम के ऊपर पैर पड़े और मेरी मौत हो जाए तो हो सकता है वहीं मारा जाऊँ, या उनकी इच्छा होगी कि उसके बगल से आ जाऊँ, तो अब तक तो वही इच्छा हुई है कि आईडी बम के बगल से ही लौट के आया हूँ हर बार। एक आईपीएस थे, वो भी एक बार मेरे से बोल रहे थे कि रानू जी आपको देखता हूँ तो बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा क्यों सर? बोले हमारे वेल ट्रेंड सोल्जर जो हैं, जब वो जंगलों में जाते हैं, जिनको सिखाया जाता है कि जंगलों में चलना कैसे, तो भी वो रोज़ 2-4 घायल होके आते हैं आईडी बम से। और आपके वीडियोस देखता हूँ तो आप किसी लाइन पे नहीं चलते, सीधे चल रहे हैं, कभी अचानक दाएं चले गए जंगल में, पगडंडियाँ भी नहीं है, कभी दाएं कभी बाएं। तो मैं ये डरता रहता हूँ कहीं आपका पैर ना पड़ जाए बम में, और उस इलाके में बम होते हैं। एक आईडी एक्सपर्ट था माओवादी, उससे मैंने बातचीत की थी, तो मैंने उससे पूछा था कि कैसे हम समझें कि कहाँ बम लगा हो सकता है। तो बोले सर इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम बम अगर आप समझ ही जाएंगे तो फिर हमारे बम लगाने का मतलब क्या होगा। तो हम बम लगाते ही इतनी सफाई से हैं, वो खुद नहीं जानते शायद। हाँ, एक बार लगा दे तो नहीं, उनको पता होता है, उनको पता होता है। हाँ, प्रेशर बम का भले ना, मतलब ये है कि जैसे आपने प्लांट किया तो आपको पता है, हाँ वही ना, पर लेकिन दूसरे दलम के हैं तो उनको नहीं। लेकिन दूसरे दलम का आपके क्षेत्र में आएगा नहीं, हर किसी का एरिया बटा हुआ है। माओवादियों के काम हर किसी के बहुत बारीकी काम हर किसी के बटे हुए हैं, और कोई इंटरफेयर नहीं करता कि वो बेवजह आपके काम में घुसे। आपको जो काम दिया गया वो आप ही करेंगे। तो आपने जिस इलाके में बम लगाया तो वो आपकी जिम्मेदारी में। 2016 में नारायणपुर में, मुझे नाम याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, 2016 में एक माओवादी ने सरेंडर किया था नारायणपुर में। वो आईडी एक्सपर्ट था। तो जब उससे पूछताछ की गई तो उसने दंतेवाड़ा रोड में बास्तानार के पास में 2008 में एक बड़े स्टील ड्रम में एक बम प्लांट किया था उसने। तो उसने जाके सीधे डिटेक्ट करवाया कि यहाँ खोदिए, पिन पॉइंट पे खोदा गया तो निकाला गया। सोचिए 2008 का प्लांट किया हुआ बम उसने 2016 में निकलवाया। इन्होंने एक टर्म यूज़ किया, प्रेशर आईडी। प्रेशर आईडी एक बम जिसके ऊपर हमारा पैर लग जाए या कुछ भारी वजन आ जाए जिससे फट जाता है। एक होता है कमांड आईडी, जिसको कमांड दी जाती है। एक वायर, पतला सा वायर कनेक्टेड रहता है आईडी बम से, और दूर कहीं एक उनका संतरी या चलाने वाला, बम फोड़ने वाला दूर में बैठा रहता है। उसे पता रहता है कि अभी यहाँ से गाड़ी निकलने वाली, कई नेताओं के मतलब शहीद भी हुए हैं, गाड़ी उड़ी हैं कई। हाँ। वो दूर बैठा होता है, उसे इतना इनपुट रहता था उनके पास में कि इस रास्ते से इतने बजे ये गाड़ी निकलेगी। जैसे ही वो गाड़ी निकलेगी, बटन दबाया, गाड़ी। खबरी नेटवर्क जो उनकी है बहुत सॉलिड, बहुत सॉलिड। खबरी तो खैर उनके मुखबिर। आपको कभी नहीं खबरी बताया गया नक्सलियों ने और पकड़ा, आपको कभी किडनैप किया हो? नहीं, कभी नहीं। मुझे बैन किया था उन्होंने। मुझे पकड़ा कभी नहीं। मैं तो चाहता था कि मुझे पकड़ें। क्यों? तो इसी बहाने ले जाएंगे अपने साथ, तो कम से कम रहूंगा उनके साथ, देखूंगा, समझूंगा। मुझे बहुत इच्छा थी कि माओवादियों के साथ उनके कैंप में 2-4-5 दिन रहूं, देखूं कैसे रहते हैं, उनसे बातचीत। क्योंकि दूर से लोग जैसा देखते हैं वैसा है नहीं। मैंने देखा है बहुत करीब से कि हर माओवादी की अपनी अलग कहानी है, और हम हर माओवादी को, हो सकता है इसको देख के लोग बहुत नेगेटिव कमेंट करें, लेकिन ये बात मैं बोल सकता हूँ कि हर माओवादी की अपनी कहानी है। जैसे हर जवान की अपनी कहानी है, हर ग्रामीण की अपनी कहानी है, हर माओवादी की अपनी कहानी। हम दूर से देखते हैं, बोलते हैं कि बहुत हेय दृष्टि से कि ये माओवादी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो पता चलेगा ना उनको माओ पता है, ना लेनिन पता है, ना मार्क्स पता है, कुछ भी नहीं पता। उनको बस ये बताया गया कि जल जंगल ज़मीन बचाना है, और वो घर से बंदूक लेके निकल गए। मतलब निकल गए, बंदूक तो पार्टी में दिया गया। और आज तक आप उनसे पूछिए कि कितने जंगल बचाएं तो उनके पास जवाब नहीं है। क्या किया आज तक उन्होंने, तो कोई जवाब नहीं है। तो जैसे जब बसव राजू का एनकाउंटर हुआ, 27 लोग मारे गए। मैं 3 दिन तक नारायणपुर मरचुरी में ही था, क्योंकि मैं हर मारे गए माओवादी के परिवार वालों से मिलना चाहता था कि वो माओवादी क्यों बने। तो सबकी अपनी अपनी कहानी थी। एक लड़की थी, वो मारी गई थी एनकाउंटर में, और उसके परिवार वालों से मैंने पूछा तो उसने बताया कि 2 साल पहले ही उसको पार्टी में जुड़ी थी। वो जुड़ने के पीछे कारण ये था कि उनके घर में 4 बच्चे थे, और माओवादियों ने इतना प्रेशर दिया, भूजमाड़ में घर था, कि आपको अपने घर से एक बंदा देना पड़ेगा, एक बच्चा। अगर आप बच्चा नहीं दोगे तो
आपको गांव खाली करना पड़ेगा, खेत वेत सब छोड़ के यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और माओवादियों की जो अदालत होते हैं उसमें तारीखें तो मिलती नहीं है, सीधे फैसला होता है, तो जाना पड़ेगा। तो जब बहुत प्रेशर दिया गया तो तीसरे नंबर की बेटी ने कहा कि सब छोड़ के चले जाएंगे तो खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, तो उससे अच्छा है कि मैं ही चली जाती हूँ। तो उसने अपने परिवार को बचाने के लिए पार्टी में मजबूरन, क्या उम्र थी? एंट्री मेरे ख्याल से 22-23 साल। और 2 साल बाद वो एनकाउंटर में मारी गई। पूरे देश के लिए वो खूंखार माओवादी थी। माओवादियों के लिए शब्द यूज़ किया जाता, खूंखार माओवादी। क्या देश ने, क्या सुरक्षा बलों ने उसको भरोसा दिलाया कि आप माओवादियों का विरोध करो, हम मरने नहीं देंगे आपको? अगर दिलाते तो शायद वो नहीं जाती पार्टी में। तो उसकी अपनी कहानी है। बहुत सारे लोग तब तक तो उतना एक्सेस ही नहीं रहा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में, जिस गांव से भी लेके गए होंगे। हाँ, नहीं रहा। लेकिन भाई इसमें उसकी क्या गलती है? क्योंकि जैसे कोविड के दौरान, कोविड में हमारे यहाँ पोटा केबिन्स होते हैं, गांव-गांव के बच्चे, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास में स्कूल बना दिया जाता है, वहीं बोर्डिंग काइंड ऑफ वहीं पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं सब कुछ। तो जैसे ही कोविड आया, स्कूल बंद हुए, तो कई बच्चे जो गांव चले गए वापस, तो उसमें से वापस स्कूल में आए नहीं बहुत सारे बच्चे। 10,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे। हमने 10,000, हाँ, मैंने और रितेश भैया ने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए 10,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे उस कोविड के टाइम पे, जिसमें 10% बच्चे पार्टी में चले गए थे। हाँ, ज्वाइन करना पड़ा, प्रेशर। कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्थिक समस्या थी या फिर माओवादियों ने उनको अगवा कर दिया? क्या किया? अलग अलग तरीके से एक्सेस नहीं था सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस खुद कोविड से झेल रहे थे। एक कैंप में इतने सारे लोग हैं, किसी एक को भी हो गया या बाहर से कोई अपने घर से वापस आया तो उसके क्वारंटाइन करने के चक्कर में उतना एरिया डोमिनेशन नहीं हुआ तब उस दौरान। फोर्स अंदर नहीं जा पा रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बताया ना कि हर माओवादी की अपनी कहानी है। तो जो यंगस्टर हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं, वो क्या है कि बंदूकों के प्रति एक अलग मोह होता है। मतलब हर कोई चाहता है ना यंग एज में कि उसका एक अलग ऑरा हो, वर्दी पहने। हाँ, वर्दी पहने। और गांव में, तो गांव में अगर वो पार्टी से जुड़ा हुआ है तो गांव के बाकी लोग एक अलग तरीके से देखते हैं उसको। तो ये भी एक कारण था। वेपन लेके और स्मारक बना देते हैं ना, अगर कोई शहीद हुआ तो स्मारक बना देते हैं। स्मारक बनता है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंसेंटिव कि मेरे नाम का स्मारक बनेगा। हाँ, हालांकि ये वो लोग नहीं है जो मरने के बाद स्मारक बनवाना चाहिए। इनमें भगत सिंह वाली बात नहीं थी। ये बस बंदूक से एक प्रेम, और दूसरा कि माओवादियों का भी एक प्रेशर था। तीसरी चीज ये थी कि वो पहले से डिटेक्ट किए हुए थे कि इसमें से कौन हमारी पार्टी के लिए ठीक हो सकता है। तो जैसे नकुलनार में एक हॉस्टल से एक बच्चा पकड़ाया था जो माओवादियों के लिए काम करता था। वो तो पकड़ा गया था। ऐसे कई बच्चे हैं। मोहन करती, अभी मैंने उसका एक इंटरव्यू किया, पश्चिम बस्तर का प्रवक्ता भी रहा है। तो उसने बताया कि स्कूल के लिए अलग उनकी एक विंग काम करती थी, जो पहले स्कूलों में, हॉस्टलों में जाके ये काम करती थी कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं, कॉलेज में, हॉस्टल में बच्चों को खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, टाइम से मिल रहा है कि नहीं। फिर धीरे से वो करते थे कि वहीं स्कूल में एक ग्रुप बना देते थे कि तुमको ये काम करना है कि स्कूलों में बच्चों को सारी व्यवस्थाएं ठीक से मिले। और वहाँ से धीरे धीरे उनको इन्फ्लुएंस करते थे पार्टी की तरफ। मोहन करती उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। मोहन करती मेरे को लगता है कि दुनिया का इकलौता ऐसा उदाहरण है कि जैसे किसी ने, जैसे सलवा जुड़ूम जब हुआ, सलवा जुड़ूम में ये हुआ कि जब सलवा जुड़ूम ने आदिवासियों को 2 पार्ट में बांट दिया। आधे आदिवासी सरकार की तरफ आ गए, उसमें कई लोग एसपीओ बन गए। आधे आदिवासी माओवादियों की तरफ चले गए क्योंकि उनके घरों को सलवा जुड़ूम वालों ने जलाया। मोहन करती ऐसा है कि उसके घर को माओवादियों ने तोड़ दिया और उसके पिता को की हत्या करना चाहते थे, लेकिन उसके पिता बच गए। फिर भी वो पार्टी, और वो पार्टी में ही चला गया। मैंने उस इंटरव्यू में पूछा कि मतलब तुम यार दुनिया का अजीब आदमी हो, मतलब माओवादियों ने तुम्हारा घर तोड़ दिया, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस ऐसे किया। वो हॉस्टल में रहता था, पहले उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि बच्चों की पढ़ाई और इस सब पे ध्यान रखो, और धीरे धीरे वहाँ एक ग्रुप बनवाया गया माओवादियों का, एक स्कूल विंग करके कुछ नाम रहता है उसका। और फिर धीरे से वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो हॉस्टल से ही घर नहीं आया, पार्टी में चला गया और फिर बड़ा माओवादी नेता बना। डिवीसीएम स्तर पे था अभी जब आया तो। पर जब ये सरेंडर करते हैं, you've interviewed also so many people जो सरेंडर करते हैं, क्यों और कैसे ये प्रोसेस हुआ सरेंडर का, उसकी भी बताइए। सरेंडर के लिए बहुत सारी चीज़ें काम की हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग उस आइडियोलॉजी को जानते ही नहीं और वो चले गए हैं।
धीरे धीरे जब उनको ये लगा कि जब सब लोग वापस आ रहे हैं तो वो भी वापस आना चाहते थे। निचले कैडर की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात कि जिस तरह से एनकाउंटर होने लगे, दूसरी बात तो उसमें मौत का भय तो है निचले कैडर में। और साथ ही साथ उनके परिवार वालों ने भी बुलाया, जो एक समय मजबूरी में भेजे थे। अब वो चाहते थे कि जब मजबूरी नहीं है, अब फोर्स मजबूत है, तो अब उनको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब वो वापस आएंगे तो उनको पार्टी वापस नहीं ले जा पाएगी। तो ऐसे कई कारण है वापस आने के सबके। बड़े नेताओं के तो अलग पॉलिटिक्स है, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लोग हैं, वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स की वजह से वापस आए। जो नहीं आए वो मारे गए। चलपति, मॉडर्न बालकृष्णन जैसे जो सेंट्रल कमेटी के लोग हैं नहीं आए, ये मारे गए। वेणुगोपाल हों, सतीश कोपा हों, या आखिरी में देवजी हों। इनमें से किसी से आप मिले? मैं वेणुगोपाल से तो नहीं मिला हूँ, उनसे फोन पे बात होती थी लंबी। वो आंध्रा के हैं ना? हाँ, किशन जी के छोटे भाई हैं। हाँ। रुपेश जो हैं, सतीश को तो हम ही लेके आए थे। और मुझे लगता है हम ही लेके आए थे, यानी मतलब सरेंडर के लिए अंदर से। कैसे? वो एक लंबा प्रोसेस था सतीश को भी वापस लाने का। हालांकि ये बोलना बहुत गलत है कि हम लेके आए थे, उनकी आने की इच्छा थी, तो हमने रास्ता बनाया था सिर्फ। तो उन्होंने आपसे कुछ कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ? सरेंडर नहीं, मुख्य धारा में आना चाहता हूँ। वो सरेंडर शब्द का यूज नहीं करना चाहते आज भी। हालांकि थोड़ा सा वो लेटर के बारे में बताइए, जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके से लेटर भेजते थे आप, फिर वहाँ से महीनों वेट करते थे फिर। हाँ, वो लेटर भेजने का भी प्रोसेस होता है अलग। बताइए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भेजना कहाँ है। जैसे पापा राव के लिए, जब पापा राव और दिलीप बेड़जा को मैं चाहा कि इनको भी वापस लाना चाहिए, तो मैं दिसंबर से कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले मोहन करती, क्योंकि उस इलाके का वो बड़ा लीडर था आज़ाद के नाम से, तो सबसे पहले मैं मोहन करती के घर गया, उनके परिवार वालों से मैंने अपील करवाया। क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, माओवादियों ने भी स्वीकार किया है कि मेरे प्रत्येक वीडियो माओवादी देखते हैं रोज। अगर आज रात में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप भले यहाँ बैठ के ना देख पाएँ, लेकिन वो जंगल में अगले दिन देखेंगे जरूर। उसके लिए उन्होंने बंदा नियुक्त किया हुआ है कि एक बंदा नेटवर्क में जाएगा, वीडियो डाउनलोड करेगा, लाएगा, और फिर जितने भी उनके पास गैजेट हैं, टैब हों या मोबाइल हो, सब में वो डाल देगा। फिर ऐसे अच्छा, वहाँ टावर नहीं है? वहाँ नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं। हाँ, तो नेटवर्क से ज़्यादा स्पीड मेरे वीडियोस जो हैं बिना नेटवर्क वाले इलाके में चलते हैं, बस उसके व्यूज़ नहीं काउंट होते। तो एक बंदा डाउनलोड, और यही ग्रामीणों का भी, गांव वाले भी डाउनलोड करेंगे, और पूरे आप अबूझमाड़ में मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आप बस्तर के उस इलाके में चले जाइए जहाँ सरकार आज तक नहीं गई होगी, वहाँ भी लोग बस्तर टॉकीज देखते हैं इस माध्यम से। तो माओवादी भी लगातार देखते हैं। तो मैंने मोहन करती के परिवार वालों से बातचीत की, उन्होंने अपील किया, और मोहन करती देखा, फिर वो उससे प्रभावित हुआ, फिर वो अपनी पत्नी के साथ वापस आ गया। फिर उसने मुझे कॉल किया कि सर आपका वीडियो देखा था, मैं आ गया आपकी अपील पे। मतलब मैंने नहीं अपील किया था भाई, तुम्हारे परिवार वालों ने किया था, मैंने तो करवाया था सिर्फ। मतलब चलो अब तुम आ गए तो यार दिलीप बेड़जा को भी लाना है। दिलीप बेड़जा, पर जब ये सरेंडर करते हैं या वापस आते हैं, जैसे आप वो टर्म यूज कर रहे हैं कि वापस आते हैं, मेन स्ट्रीम में वापस आते हैं, तो उनको थ्रेट नहीं होता? माओवादी उनको मारने की धमकी नहीं देते? क्योंकि अगर ये सक्सेस स्टोरी है तो फिर और भी लोग सरेंडर करेंगे, तो उनके काडर कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल, तो उनके लिए खतरा होता है। खतरा होता है। हाँ, तो यही वजह है कि उनको पुलिस अपनी सिक्योरिटी में अभी तक रखे हुए, जबकि अब सारे काडर आ चुके हैं, फिर भी उनको सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से रखा गया है कि ऐसा ना हो। अब उनको खतरा सिर्फ माओवादियों से नहीं है, उन ग्रामीणों से भी है जिनके परिवार वालों की हत्या माओवादियों ने की है। जैसे तो मोहन करती से मैं मिला, मैं बोला दिलीप बेड़जा और पापा राव को लाना है, चिट्ठी कहाँ छोड़ूं? तो उसने नेशनल पार्क में 10-12 पॉइंट दिए, ड्रॉप पॉइंट्स। हाँ, मतलब लोगों के नाम। अच्छा। उस गांव में, उनके हर गांव में लोग हैं। हाँ। तो उसने बताया कि उस गांव में चले जाइए, वहाँ फलाने आदमी को दे दीजिएगा और बताइएगा कि मैंने बताया है। तो ऐसे करते करते मैं नेशनल पार्क में लगभग 3-4 दिन घूमा था जंगलों में। और एक बंदे के पास जब मैंने चिट्ठी छोड़ी, सब ने ले लिया। दो इंसिडेंट्स बहुत मज़ेदार थे इसमें। एक तो ये कि एक बंदे के पास जब मैं चिट्ठी देने गया तो उसने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा मोहन ने बोला है। कौन मोहन? तो मैंने कहा आज़ाद। तो बोले वो जंगल में कैसे? मैं बोला नहीं, वो सरेंडर कर दिया है। तो बोले हो ही नहीं सकता। अरे मैं बोला किया है भाई, बात करवा देता हूँ, बात करवा। तो मैंने मोहन करती से बात करवाया। उसने मोहन करती को इतना सुनाया
उसने कहा कि जब हम गलती करते थे तो तुम लोग जन अदालत लगाते थे, किससे पूछ के चले गए वापस? हम लोगों ने पाला है ना तुमको, तो हमको बताते, हम पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर तुमको लेके जाते, पुलिस को सौंपते तो हमारा भी नाम होता। तुम छुप के भाग गए और आज तक तो तुम चावल मांग मांग के खाए हो, अब कमा के कैसे खा पाओगे बताओ? बहुत सुना है गांव वाले ने। और तो उसमें मोहन करती जवाब नहीं दे पा कटाक्ष। रहा था। हाँ, कटाक्ष। ये हुआ मैम, बहुत और ऑपरेशन था, उसके बहुत बाद ज़्यादा। फिर जो अगला बंदा था जो और अंदर, जब मैंने उसको चिट्ठी दी तो बोला सर मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, मैं तो 2-2.5 साल पहले एक बार देखा था माओवादियों को। तो मैं बोला भाई आप ये चिट्ठी ले लो, मैं बाहर निकलूंगा आप फाड़ के फेंक देना, बस रख लो। मेरे को मतलब इतना अंदर आया हूँ तो मेरे अंदर थोड़ा सा वो रहेगा सुकून कि मैंने आपको दे दिया है। मैं लेके निकला हूँ। पापा राव ने बताया कि जिस दिन मैंने चिट्ठी दी उसके अगले दिन उसने उस चिट्ठी पापा राव को दे दिया था। कैसे पहुंचाया उसने? वो कैसे संपर्क में था, संपर्क में? पापा राव उसी इलाके में था। तो दिसंबर से फिर जनवरी में फिर मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे चिट्ठियां छोड़ी। तो खैर पापा राव को चिट्ठी मिल गई थी। फिर आपको किसी ने मारने की धमकी नहीं दी? नहीं, मुझे आज तक मारने की धमकी किसी ने नहीं दी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस्तर में पुलिस काम नहीं क्योंकि करने देती। आपने जब ये चिट्ठी दी तो आपको फिर एक खबरी या फिर आईबी का आदमी या फोर्सेस का नहीं, आदमी नहीं, माना जाएगा? असल में क्या है मैम, मैंने अब तक के अपने सारे रिपोर्ट्स में मैंने कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। फिर वो रिपोर्ट या माओवादियों के खिलाफ जाए या पुलिस के खिलाफ जाए, हाँ। जो है, और उसके लिए मैंने वो यात्राएं की कि मैं उस ग्राउंड तक पहुंचूं ताकि पीड़ित स्वयं अपनी बात रखे। मैं ना बोल दूं कि मुझे ऐसा पता चला है। मैं सीधे आपसे बात करूंगा, आप बताएंगे कि मेरे साथ मारपीट हुई है या मेरे साथ माओवादियों ने गलत किया, तो आप खुद बोलेंगे वो बात। मैं पर वहाँ पे सिर्फ माओइस्ट और फोर्सेस नहीं है, वहाँ पे पोचर्स हैं, वहाँ पे स्मगलर्स हैं, वो सब हैं, सैंड माफिया है, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, जंगल माफिया है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करें ना? बिल्कुल, लेकिन अभी उनका प्रकोप उस तरह से नहीं है जैसे दूसरे इलाकों में है। सैंड माफियाज हैं लेकिन वो सिर्फ कोंटा के इलाके में हैं, जिस अच्छा, पर बस्तर में। हाँ, बस्तर में या फिर बीजापुर के एक इलाके में है। दूसरी बात ये कि फिर आप उधर भी गए हैं ना, बीजापुर की? मैं तो बस्तर के हर कोने में गया हूँ, हाँ, हर कोने में, लेकिन ये है कि मैंने इस पर कभी रिपोर्ट नहीं किया। हाँ। क्योंकि कभी वहाँ ध्यान गया ही नहीं। एक तो बस्तर, जो मैंने आपको बताया कि बस्तर में पत्रकारों के साथ ये दिक्कत है, एक सैलरी मिलती नहीं है, तो हर खबर के पीछे दो ही वो होता है कि या तो इसको चलाना है या इस पे डील करना है। तन्मय, टेल मी इसमें- अबाउट दैट स्टोरी आल्सो। जब आप गए थे वो जो दूरदर्शन के पत्रकार पर जो हमला हुआ था, आप भी थे हाँ उस जी, वक्त, हाँ। एंड देयर वाज दैट थिंग कि वो दे वर यूजिंग बो एंड एरोज, तीर कमान, यस, एंड वो पॉइजन्ड एरोज वहां पे थे। और 2018 इलेक्शंस की हाँ। बात है ये। इलेक्शंस के दौरान हम लोग दंतेवाड़ा में कटे कल्याण पीएस लिमिट में एक तेलम टेटम करके गांव है, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम पोलिंग होना था, तो हम लोग वो कवर करने गए थे कि फर्स्ट टाइम पोलिंग होना है, आज तक कभी पोलिंग हुई नहीं, गांव वालों क्या किस बात पे पोलिंग करेंगे, क्या उनकी डिमांड रहेगी, ये स्टोरी करने गए थे मैम। तो तेलम टेटम के पहले आपने देखा होगा एक वो पुल था, जो पुल था। वो ब्रिज था, वो माओवादियों ने उड़ा दिया था बम से पूरा। तो हम लोग ने नदी में बाइक डाली, नदी से बाइक पार करके एकदम खड़ी चढ़ाई करके हम जैसे तैसे तेलम टेटम गाँव पहुँचे। तो वहाँ पे कुछ गम का माहौल था, किसी की कोई डेथ हुई होगी। तो वहाँ पे एक छोटा सा पुराना कभी कई सालों पुराना एक भवन रहा होगा, छोटा सा, जो भी टूटा फूटा था पूरा, माओवादियों ने मेरे ख्याल से तोड़ा होगा उसे। वहाँ पे काले अक्षरों में लिखा था तेलम गांव, टेटम गांव, इस टाइप से। तो किस्मत से वहाँ पे फोर्स थी मौजूद, क्योंकि उनको 2-3 दिन बाद पोलिंग कराना था। तो गांव वालों से बात करने की कोशिश की कि भाई पहली बार वोट डालोगे, पढ़ते कहाँ हो। कुछ बच्चे बाहर से आए हुए थे, बाहर पढ़ते हैं, लेकिन पोलिंग के समय आ गए। बात करने की कोशिश की, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सराउंडिंग में दादा लोग बोलते हैं, वो लोग गांव वालों के दादा लोग बोलते हैं, माओवादी मतलब दादा, कि दादा लोग हैं पास में। तो वहाँ सलीम खाका टीआई थे कटे कल्याण के, उनसे मैंने बोला आप कितनी फोर्स लगाए आपने, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे पोलिंग होगी, कितना नंबर्स आएगा, इस टाइप से बातचीत चालू की। दूसरा क्वेश्चन किया ही था और उतने में फूटा बम एक, और फटाका जो फोड़ते हैं, बट वो फटाका अच्छा वाला फटाका था, तो बहुत तेज आवाज़ आई। और जंगल में हल्का सा भी कुछ फूटेगा तो और ज़्यादा आवाज़ आती है, तो थोड़ा हम लोग को भी लगा। फिर उनसे एक और क्वेश्चन कंप्लीट किया, उसके बाद
जो नदी पार करने के बाद में पगडंडी थी, तो पगडंडी पार करके फिर नदी में जाना था, फिर पार करके पहाड़ पार करके वापस आना था, ऐसा था। बाइक थी साथ में। तो जैसे ही वो पगडंडी की तरफ गए और शट ऊपर से तीर कमान चालू हो गए। एक सब 2 बाइक आगे में फोर्स वाला था, उसके कमर में तीर पड़ा और मेरे एकदम यहाँ से सामने से जस्ट एक तीर और निकला। उस तीर में जहर होता है ना? नहीं, जहर का तो जहर मैं शायद श्योर नहीं हूँ मैम, लेकिन पॉइजन वो- टिप होता है, मैंने सुना है। नहीं, वो यहाँ जरूरी नहीं है कि हो, हाँ, क्योंकि तीर का लग जाना ही आपको इतना घायल कर देगा। वो अच्छा। बहुत वो तीर रखा हुआ है मेरे पास आज भी। हाँ, मैं वो तीर उठा लिया था। हाँ, तो बहुत शार्प होता है वो। हाँ, मतलब तो वो कैमरामैन को लगा? नहीं, वो मेरे एकदम सामने से हुआ। हाँ। तो एंड कैमरामैन वाज लाइक कि उसको तो शॉट मिल गया कि मैं तो शूट करता हूँ। ये वो सारी फोर्स जो थी उन्होंने बाइक से उतरे और अपना राइफल कॉक वॉक किया, हवाई फायर चालू हुई। फिर हम लोग साइड स्टैंड लगाया बाइक का और बाइक के नीचे बैठ गए, क्योंकि अगर फायर भी होता तो हो सकता है शील्ड हो सकता है बच जाए टाइप। और उसमें ये तो था या मैम- तो बुलेट या तीर कुछ तो बुलेट, लगना हाँ, था। वो तो लगना तो था ही। तो 2 या 3 जवान को तीर लगा था। और फिर उसमें ये हुआ कि जो लीड कर रहे थे फोर्स को, उन्होंने बोला कि आप जब तक रहोगे तब तक हमें आपको ही बचाना है या तो हमें फिर लड़ना है अभी। तो फिर हमने तो बजरंग बली का नाम लिया। व्हाट हैपेंड टू दैट दूरदर्शन? दूरदर्शन वाला मैम इसके जस्ट नेक्स्ट डे हाँ। ये कवर जैसे ही फिर नदी पार, हम तो नाम लिया भगवान जी का और एकदम बाइक भगाते हुए जैसे तैसे निकल, क्योंकि वहां अगर ज्यादा रुकते, क्योंकि नदी पार करने के बाद में एम्बुश होने का चांस था। नदी अगर पार वापस करते तो एम्बुश हो सकता था कि नक्सलियों ने यहाँ। आपके साथ भी ऐसे हुआ है ऐसी कभी एनकाउंटर में? आप क्रॉस फायर में आप फंसे? नहीं, क्रॉस फायर नहीं, मतलब जब मिनपा जो चुनाव हो रहा था उस दौरान, मतलब उसको क्रॉस फायर तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन उनके फायरिंग रेंज के बीच में ही मैं लगभग 1-1.5 घंटे तक था। हुआ ये कि उन्होंने मिनपा का जो पोलिंग बूथ है वो लूटने की कोशिश की और बटालियन थी वहाँ पे हिडमा की। मैं मिनपा के आगे वाले गांव से वापस लौट रहा था और मुझे पता था उस इलाके में कोई कवर करने नहीं गया होगा, पहली बार वोटिंग हो रही थी। जैसे मिनपा में पहुंचा तब वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। तो 1-1.5 घंटे था, 4 जवान घायल हुए थे उसमें और बहुत तेज फायरिंग थी। हाँ, एक बार बहुत मज़ेदार घटना ही हुई थी, हालांकि मज़ेदार नहीं बोलना चाहिए। मिनपा में एक व्यक्ति था जो लगभग 8-9 महीने से जेल में था। बाद में पता चला कि उसी नाम का माओवादी दूसरा है जिस नाम पे वो बेचारा सजा काट रहा है। ओह गॉड। तो वो वापस फिर उसको निकाला गया और उस माओवादी को जेल भेजा गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो मैं उसके घर गया था कवर करने और बारिश हो रही थी, मैं उसके घर पे बैठा हुआ था, तभी मुझे आवाज़ आया जैसे कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली खोल रहा है ढक्कन। तो मुझे लगा कोई ट्रैक्टर खोल रहा होगा। तो ऐसे कंटिन्यू 4-5 बार आया। तो मैं सोचा कितने ट्रैक्टर आ गए यहाँ। बाहर निकल देखा तो गाँव वाले इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने बताया कि कैंप पे हमला हो गया है। मिनपा कैंप से 300 मीटर पीछे ही था मैं। और मजे की बात ये थी कि वापस जाने का रास्ता भी मिनपा कैंप के बीच से ही था और माओवादियों ने हमला भी वहाँ से किया जिस तरफ मैं था, उस तरफ से। तो वो हमला भी लगभग आधे-पौन घंटे तक चला था। अच्छा, मिनपा मैम एक ऐसी जगह है कि मिनपा में सिक्योरिटी फोर्सेस 2011 या 2014 में फर्स्ट टाइम कैंप खोला था। वो मेरे ख्याल से 4-5 दिन या 7 दिन तक बस कैंप रह पाया था। वापस होना पड़ा था सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि इतना ज़्यादा डोमिनेशन का एरिया था नक्सलाइट्स का। उसके बाद में मेरे ख्याल से 2020 या 21 में दोबारा फिर फोर्स पहुंची और जिसमें 2020 या 21 में फिर वहाँ पे करीब 20-22 जवान कुछ शहीद भी हुए। 17 जवान 5 STF के और 12। आप लोग 10-12 साल से ये देखते आ रहे हैं, आई थिंक, है ना? 10-12 साल से। तो इस बार क्या बदला है? इस बार जो एरिया डोमिनेशन या फिर सरेंडर की जो मुहिम चली थी, इस बार क्या बदला इस साल, 1 साल जो गुजरा है, पिछले 1 साल? आखिरी 2 साल ये लाइक जो मैनिफेस्टो में भी था, HM अमित शाह ने बोला भी था कि हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। हाँ, उन्होंने एक डेडलाइन डेडलाइन दी, क्या 31 ये मार्च। डेडलाइन की जरूरत थी इन द सेंस दैट क्या इतने सालों से यही दिक्कत थी कि डेडलाइन नहीं लगाया हुआ था कि हम इस टाइम तक हम खत्म करेंगे इस किस्म की जो माओइस्ट वायलेंस को?
और उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, क्या ये दिक्कत थी? इतने साल से मैम काम करते करते एक लाइन का एक अनुभव है मेरा कि माओवाद का जो पैदा होना है वो एक प्रताड़ना है, लेकिन इसका पलना और मारा जाना सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। ये डेडलाइन पहले भी तय की जा सकती थी, ये डेडलाइन अभी क्यों तय की गई, इस पर बहुत गहरा शोध है। और कैसे 31 मार्च ही बोल दिया गया और कैसे 31 मार्च तक हो भी गया। मैं कई बार बोलता हूँ, अमित शाह का बयान जब पहली बार आया तो हास्यास्पद लग रहा था और अब वो चमत्कारिक लग रहा है। चेंजेस आए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि फोर्स कभी कमज़ोर नहीं थी, या जितना पैसा अभी 2 साल में खर्च किया गया इतना पैसा सरकार के पास पहले नहीं था, ये भी गलत बात है। 2014 में भी इतना पैसा खर्च किया जा सकता था जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे की पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता। लेकिन अभी क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स जो भी होगी आने वाले समय में पता चल जाएगी। अभी से कुछ भी बोल देना जल्दबाजी होगी या बायजनेस होगा कि हम बोल रहे हैं कि अब खदानें दी जाएंगी पूंजीपतियों को, जब दी जाएंगी तब हम वो भी बताएंगे। अभी तो नहीं दी गई हैं उस तरीके से, अब आने वाले समय दी जाएंगी तो अलग बात। इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स हो तो समझ में आएगा। लेकिन फोर्स ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से हल्क हो गई मजबूती के नाम पे, पहले कमज़ोर थी। फोर्स पहले भी लड़ सकती थी। हाँ, पुरानी गलतियों से, पुराने नुकसान से फोर्स ने बहुत कुछ सीखा। माओवादियों के खिलाफ हमेशा बस्तर में एक बात बोली जाती थी कि माओवादियों के खिलाफ जब लड़ाई होगी और अंतिम लड़ाई अबूझमाड़ में होगी, जो 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और 200 गांव उसके अंदर आते हैं। दंडकारण्य कंप्लीट ना? दंडकारण्य अलग है। अच्छा, ये नहीं है। नहीं, ये भी दंडकारण्य है। पर ये है ना, इट्स इन द हार्ट ऑफ इट ना। अबूझमाड़ का मैम शब्द ही अबूझ, जिसको कोई मतलब जिसे कभी बूझा ही नहीं जा सके। अभी तक वहाँ सेंसस, वहाँ कुछ नहीं, कितने लोग रहते हैं, सर्वे ही नहीं हुआ कभी, कितने घर हैं, कितनी किसकी जमीन है, कुछ नहीं पता। कि उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना के रखा था अबूझमाड़ को। उनके जितने बड़े नेता थे वहाँ बहुत सुरक्षित थे और वो इसलिए पूरा फोकस बीजापुर और सुकमा में रखते थे। बटालियन का इलाका सुकमा में था, बड़ी घटनाएं सुकमा में होती थी। आप देखिए अबूझमाड़ में कोई बड़ी घटना नहीं हुई कभी, क्योंकि घटना बड़ी होगी तो फोर्स का ध्यान जाएगा वहाँ। हमेशा बड़ी ताड़मेटला सुकमा में, मिनपा सुकमा में, बुरकापाल सुकमा में, झीरम सुकमा में, सारी घटनाएं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस तरफ। नारायणपुर में नहीं हुई घटनाएं, छोटी मोटी बाहर, अबूझमाड़ के बाहर। तो हमेशा ये लगता था कि आखिरी लड़ाई अबूझमाड़ में होगी। फोर्स ने एक चीज़ अच्छा किया कि उन्होंने पहली लड़ाई अबूझमाड़ में लड़ी। बटालियन के इलाके में कभी लड़ाई नहीं, बटालियन के इलाके में सिर्फ कैंप स्टेबल किए गए। क्योंकि हमेशा वहाँ ये होता था कि फोर्स जब लड़ती थी तो बैकअप देने के लिए फोर्स नहीं पहुँच पाती थी। तो उन्होंने इतने छोटे छोटे जगह पे कैंप लगाए कि अगर कहीं पे भी ऑपरेशन होता है, बैकअप की ज़रूरत हो, तो पीछे से फोर्स तत्काल पहुँच जाए। इसके पहले जब ऑपरेशन होते रहे तो 300-400 की संख्या में मैक्सिमम फोर्स जाती थी। अब छोटे से छोटे ऑपरेशन में कम से कम में 1500 फोर्स जाती थी। वो अपने आप में इतनी ज़्यादा जाती थी कि माओवादी कितने भी हों लड़ लेंगे। हालांकि ये बात सुन के बहुत लोगों को तकलीफ होगी कि आज भी मैं बोलता हूँ कि माओवादियों के पैंतरे में फोर्स सिर्फ संख्या बल पे बड़ी हो गई, लेकिन लड़ने के पैंतरे पे आज भी कमज़ोर है। सच में? हाँ, कारण ये है कि अब हालांकि डिस्क्लोज नहीं करते फोर्स कभी कि उनकी संख्या कितनी थी, लेकिन जो अनुमानित बताया जाता है, थुलथुली एनकाउंटर अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर है जिसमें 38 माओवादी मारे गए। मुझे लगा कि जब शुरुआत में ये बात पता चली कि 38 माओवादी मारे गए तो मुझे लगा बताओ इतनी बड़ी संख्या में मारे गए। उस ऑपरेशन में बताते हैं कि 3-4 हजार की संख्या थी फोर्स की। 4,000, मतलब ये कोई पुलिस का बयान तो नहीं, नहीं बयान नहीं, बट ये लेकिन ऐसा बताया गया। ये तो वॉर फुटिंग वाली, इतना तो अमेरिका नहीं भेज रहा इराक। हाँ, तो 3-4 हजार की संख्या में अगर फोर्स भेजी गई थी, 38 माओवादी मारे गए। फिर वहाँ एक कैडर थी निर्मला जो बची, उसका मैंने इंटरव्यू किया तो उसने बताया वहाँ 94 माओवादी थे। अब आप सोचिए, हमको लग रहा है 38 मारे गए, बाद में पता चला सिर्फ 38 ही मारे गए। 94 में 38 ही मारे गए, बाकी निकल गए, इतने सघन घेराबंदी के बावजूद। और उसमें भी एक दुखद घटना ये जरूर आनी चाहिए जो निर्मला ने बताया। वहाँ एक कमलेश नाम का एक आंध्र प्रदेश का SZC स्तर का एक माओवादी था, सीनियर कैडर था। जब वो भी उस एनकाउंटर में साथ में था, फंस गया, तो माओवादियों के उद्देश्य होता है कि हमारे सीनियर कैडर को बचाना है। तो लास्ट टाइम पे ये हुआ कि अब कमलेश दादा को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अब मरना तय है।
तो नीति जो मारी गई उस इलाके में, नीति ने कहा कि हमको 20 लोग जाना पड़ेगा, जो 10 इधर रहेंगे और दोनों तरफ फायर करेंगे ताकि फोर्स पीछे जाए, और बीच से हम कमलेश दादा को बाहर निकालेंगे। लेकिन इसमें जो 20 जाएंगे वो मारे जाएंगे, मरना तय है, तो कौन जाएगा? तो 20 लोग खुद खड़े हो गए, और 20 के 20 आदिवासी थे, आदिवासी माओवादी। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, और वो 10-10 दोनों तरफ में उन्होंने रास्ता बनाया, उसमें 17 मारे गए, और फिर कमलेश दादा को बाहर निकाला गया, और कमलेश दादा बाहर निकल के सरेंडर कर दिए। ये सबसे ज़्यादा, मतलब आप सोचिए कि उन्होंने अपनी जान दी हाँ, उनके लिए। 17 आदिवासी माओवादी मारे गए सिर्फ कमलेश को बचाने के लिए। तो ये तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज भी भले जितना मजबूत हो जाए, लेकिन लड़ने के पैंतरे पे जब ये कहानियां बाहर निकलती हैं रानू जी, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है फिर? वो क्यों बच्चे अपनी जानें देंगे ऐसे नहीं लीडरों दे- के लिए? अब समय इसीलिए बदल रहा है। देखिए बस्तर में मैंने ये फील किया है कि बस्तर के आदिवासी नहीं, मुझे लगता है हर कमज़ोर आदमी के साथ होता है कि वो मजबूत आदमी के साथ रहना चाहता है। जब माओवादी मजबूत थे तो आदिवासी उनके साथ थे, आज सरकार मजबूत है तो आदिवासी सरकार के साथ है। और माओवादियों के कमज़ोर होने का ये भी एक नतीजा है। दूसरी चीज़, आप किसी भी सीनियर माओवादी से बात करें तो उन्हें 2011 से इस बात का इल्म है कि पार्टी डाउनफॉल पे जा रही है। अच्छा। उनके प्लीनम जो बैठक होती है उस पे, या कांग्रेस की जो उनकी बैठक हुई पोलित ब्यूरो की और सीसी में, सिर्फ बस्तर में ही ये दिस रियलाइजेशन इज देयर कि देश में, तिरुपति से लेके पशुपति तक सब जानते हैं। देश में पार्टी मतलब पूरे देश की पार्टी, पूरी देश। क्योंकि अगर महासचिव बसव राजू है तो पूरे सीपीआई-एम का महासचिव है। उसमें झारखंड भी शामिल है, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र भी शामिल है। तो पूरे पार्टी, और उस पार्टी के पोलित ब्यूरो मतलब वो सबसे बड़े हैं। तो उन सभी को इस बात की जानकारी थी कि पार्टी डाउनफॉल पे जा रही है 2011 से। तन्मय, ऑल्सो टेल मी द स्टोरी ऑफ मुकेश चंद्राकर। उनकी कहानी आप दोनों जानते होंगे उन्हें, राइट? लोग का तो छोटा भाई दोनों का। मुकेश चंद्राकर बहुत ही जुझारू पत्रकार था। मैं बहुत ज़्यादा, बहुत छोटा सा और दुबला पतला सा, लेकिन वो ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं रहा या ऐसा कोई जगह नहीं रही जहाँ पे उसने। पता है मैं क्यों लाना चाहती हूँ ये बात, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। एंड एज जर्नलिस्ट आई फील कि जब ऐसी स्टोरीज होती है ना, इट शुडंट बी जस्ट वन ऑफ कि एक बार उनको पासिंग में मेंशन कर दिया। इट्स नेसेसरी फॉर अस टू रिमेंबर एंड फॉर अस एज जर्नलिस्ट टू नो दैट हमारे बीच में से एक ऐसा निकला था जिसे मारा गया है, एंड वी हैव टू रिमेंबर हिज मेमोरी। सो चाहे उसने सही किया, गलत किया, जो भी किया। अब बताइए मैम, जैसे आपने ये वाली बात कही, इसमें एक बात कहूँगा कि यहाँ दिल्ली में या मुंबई में या बड़ी सिटीज़ में बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स फंक्शन होते हैं। हाँ। बस्तर के पत्रकार जो डिज़र्व करते हैं वो शायद कहीं और के पत्रकार नहीं करते, क्योंकि वो आदिवासियों के लिए लड़े, वो फोर्स के लिए लड़े। वो माओवादी को बोल रहे हैं कि भैया तुम वापस आ जाओ, मत करो, बस्तर को, इतना प्यारा जंगल है, इतना प्यारा, कितने झरने हैं वहाँ पे, वो पत्रकारों ने अपनी जी जान लगा दी, बस्तर के खासकर। मुकेश चंद्राकर में उससे जुझारू पत्रकार, मतलब वो एक छोटा सा बच्चा, वो छोटा ही था, वो ऐसी कोई जगह नहीं थी कि उसने वहाँ पे एनकाउंटर कवर नहीं किया हो। और आज से नहीं, बहुत पहले, जब वो बहुत छोटा था उसके फादर की डेथ हो गई थी। वो और उसका ब्रदर और उसकी मदर सब्जी बेचते थे टोकरी में, मेरे ख्याल से बीजापुर का ही बासागुड़ा में सब्जी बेचते थे वो लोग। धीरे धीरे मम्मी को भी फिर शायद कैंसर डिटेक्ट हुआ था। दोनों भाई छोटे से थे, मम्मी भी चली गई। उसके बाद 2 भाई बचे, तो बड़ा जो भाई था वो थोड़ा सा ये सब देख के घबरा गया कि छोटे भाई को मैं कैसे करूँगा। लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को संभाला, छोटे भाई ने मेहनत की, और वहाँ पे जो यही माफिया, रोड कंस्ट्रक्शन वाले, इन लोगों ने ये मैम आप सोचिए, जिस जगह पे जवान शहीद हो रहे हैं, जिस रोड बनाने के लिए सैकड़ों जवान शहीद हो गए, उस रोड पे अगर, उस रोड को बनाने के लिए अगर हजारों करोड़ रुपए का अगर भ्रष्टाचार होता है, तो मतलब वो तो बनाने वाला भी क्या जस्टिफाई करेगा अपने आप को कि मैंने कैसे कर लिया ये इतना। कोई
खून की कीमत तो नहीं हो सकती। कितने तो जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आप लोग डरते नहीं अपने काम से कि ये काम नहीं कर सकते हम? मैम, जो बोलता है कि डर नहीं लगता, मुझे लगता है झूठ बोलता है। हर बार डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन वही कि जो होगा वो तो होगा ही। और मुकेश के मामले में भी जब मुझे और मुकेश को साथ में बैन किया था माओवादियों ने, और उसके बाद भी मैं जंगल जाता था ये देखने के लिए कि माओवादी क्या कर सकते हैं मेरे साथ में। देखना था मेरे को, मतलब मारेंगे कि जान से मारेंगे, पता नहीं, एक अजीब पागलपन था। मुकेश नहीं जाता था, तो मैं कई बार मुकेश का मजाक भी उड़ाया उसके सामने, कैसे यार डर गए क्या तुम? तो उसने एक लाइन बोली कि दादा आप माओवाद को देख रहे हो, मैं जिया हूँ। मुकेश ने सलवा जुड़ुम कैंप में जीवन बिताया, कैंप में ही रहा है। उसने वो हत्याएं देखी, उसने वो गोलीबारी देखी, वो गाँव का जलाना देखा। तो इवन मैं एक दिन बोल भी रहा था, वो वीडियो में है उसके, कि वो एक कोई रिपोर्ट कर रहा था, हम उस पर ही घाट पे थे, इंद्रावती नदी अबूझमाड़ जा रहे थे, वो बोले जा रहा था वो वीडियो मैंने शेयर भी किया था। तो मेरे पास आया, दादा क्या सोच रहे हो? मैं बोला मैं सोच रहा हूँ कि कितनी कहानी तुम्हारे अंदर है, तुम दूसरे से कहानी सुनते हो, कितनी कहानी तो तुम्हारे खुद के अंदर है, तुमने कितनी कहानियाँ जी हैं, तो तुम अपनी कहानी कब बताओगे, अपने अंदर की कहानी कब निकालोगे? कभी बताएंगे, लेकिन नहीं बताया, चला गया। तो मुकेश की हत्या, और मैंने उस समय भी बोला था, और देखिएगा ये हो सकता है ऐसा हो कि मुकेश को न्याय ना मिले। कारण ये है कि न्याय तो मजबूतों को ही मिलता है, कमज़ोरों को तो नहीं मिलता, मुझे लगता है ऐसा। और युकेश कब तक लड़ पाएगा? बाकी के पत्रकार कितने एकजुट हैं? जो पॉलिटिक्स का हिस्सा छोटा हो सकता है, साइज छोटा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स हर जगह है। दिल्ली में पत्रकारों के बीच में जो पॉलिटिक्स है, बस्तर में भी पत्रकारों के बीच में पॉलिटिक्स है। सामने हर कोई आपका चहेता है, आपके लिए चिंतित है, लेकिन पीठ पीछे क्या सोचता है, कब तक लड़ेगा। तो उसकी मौत पे उसको न्याय मिलेगा कि नहीं पता। लेकिन ये बात मैंने पहले कहा था कि मुकेश को न्याय मिलेगा कि नहीं मालूम। मुकेश उदाहरण बन जाएगा। अब हर कोई अपने आप को मुकेश से तुलना करेगा। जैसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं, कोई अगर थोड़ी सी भी कोई रिपोर्टिंग करे तो इस बात को जरूर मेंशन करेगा, कहीं मेरी भी हत्या ना हो जाए मुकेश की तरह। वो ये बोल के अपने आप को, अपना प्रोफाइल बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर नहीं काम करता कि मुकेश को न्याय दिलाने के लिए क्या हो रहा है, कोर्ट में मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या उनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं। पर वो बाहर तो नहीं निकले ना? नहीं, अभी जेल में ही है। अभी तो जेल में ही है, लेकिन अभी तक सजा हुई नहीं है। सजा नहीं हुई। ये माओवादी बैन वाली बात में 2-3 बार जिक्र किया इन्होंने। अब क्या होता है, जैसे वही सैलरी उतनी नहीं मिलती है उन्हें, या पर स्टोरी, जैसे स्ट्रिंगर्स मोस्टली रहते हैं तो उनको पर स्टोरीज जो पैसा दे दिया उससे घर नहीं चलता। तो उनको कुछ ना कुछ, बस्तर के कुछ पत्रकारों को कुछ ना कुछ काम करना होता है। लाइक कुछ ठेका मिल जाए, या कोई रोड बना लें, या मोर्चा बना लें कभी पुलिस से बात करके कि आपके कैंप में हम मोर्चा बना देंगे तो इससे हमारा पैसा आ जाएगा। ये चीज़ माओवादियों को पता चलती थी। तो एक बार ऐसे ही गणेश और 4-5 लोगों को बैन कर दिया था माओवादी ने। तो ये लेटर लिख दिया था कि हम जन अदालत लगा के उनकी हत्या करेंगे। हालांकि वो गलतफहमी थी, बाद में माओवादियों ने उस पर माफी भी मांगा था। मैं उस डेलीगेशन में गया था। हाँ, मैं भी गया था गंगालूर। नहीं, अच्छा, डेलीगेशन में नहीं गया था। हाँ, तो सुजाता जो किशन जी की वाइफ थी, वो भी सीसी मेंबर, तो उनसे मिलने गए हम लोग। तो उन्होंने बोला कि पत्रकार ही अब सरकार का साथ देने लगेगा, मोर्चा बनाएगा, रोड बनाएगा। तो क्यों ना बने? किसी ने उनसे पूछा क्यों ना बने रोड? मैंने मैम उनसे एक चीज़ पूछी कि इनका घर कैसे चल रहा है, आपने पूछा कभी? इनके दाल रोटी कैसे चल रही है, आपने पूछी? आप देते हो पैसा? ये अगर बाइक से या कार से या लिफ्ट मांग के कैसे भी करके अगर वो 4 स्टोरी करने जा रहा है तो आपने पैसा पहुंचाया क्या उसके घर के खाने पीने का? कैसे जीवन जिएगा वो? कुछ तो करेगा। उतना पैसा तो नहीं मिल रहा है उसे। या तो आप दे दो, आप बोल दो कि भैया। आप इतने सारे सरेंडर्ड नक्सल से मिल चुके हैं, क्या कहते हैं वो? एक तो अगर जबरन उन्हें नक्सल बनाया गया, पर और दूसरा होता है कि द रोमांस ऑफ द गन, एक वो भी होता है। लेकिन क्यों करते हैं? क्यों लोगों को वोट नहीं देने देते? क्यों डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है? क्यों रोड नहीं बनाने देते? क्यों स्कूल नहीं बनाने देते? उनका आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए, हम इस सारी चीज़ों को जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। स्कूलें पहले थीं, माओवादियों के आने के बाद भी स्कूल संचालित हुआ करते थे अंदर में।
स्कूल सलवा जुड़ूम के समय से तोड़ी जाने लगी जब स्कूलों में फोर्सेज आके रुकने लगी। तो माओवादियों को ये लगने लगा कि हर सरकारी बिल्डिंग पे फोर्स अपना कब्जा जमा के कैंप बना लेगी, तो इसलिए उन्होंने तोड़ा। तो स्कूल नहीं तोड़ने देने का ये उनका रीज़न था। सड़क नहीं बनाने देने का रीज़न ये था उनका कि सड़क बन जाएगी तो फोर्स का मूवमेंट होगा। दूसरी चीज़, माओवादी पार्टी से जुड़ने का एक तो जबरन जोड़ने का भी है, गन के प्रति प्रेम भी है, एक और है कि लोग जो उनकी चेतना नाट्य मंडली है उसमें इतने तेजस्वी गाने उनके हिसाब से बजते थे, उससे भी प्रेरित होके हिड़मा की गनमैन है सुंदरी और ऐसे सैकड़ों माओवादी हैं जो उस गाने से प्रभावित होकर उनके साथ चलने लगे और फिर पार्टी ज्वाइन कर लिए। चौथी सबसे चीज़ ये है मैम कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और पाकिस्तान के लिए मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी है। मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का हर आदमी खराब होगा, वहाँ पे भी कुछ लोग तो होंगे जो सोचते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भाईचारा रहे, लेकिन फिर भी हमारे मन में तो पाकिस्तान को लेके एक अलग फीलिंग है। ना देखे ना जाने न कुछ नहीं, जब हम पैदा हुए तो अलग हो चुके थे। ठीक वैसे ही होता है कि जो चीज़ आप नहीं देखते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उसके बारे में नकारात्मकता ज़्यादा सुनते हैं, तो आप बिना जांचे परखे उसके बारे में आपके मन में नकारात्मकता होती है। एक बार जब मुझे माओवादी ने वो जो बैन किया था, फिर से बता रहा हूँ, वहाँ एक लड़का मिला था, मनीष, कैडर था, बड़ा कैडर। 5 दिन तक उसके साथ रहना बहुत इंटरेस्टिंग था मेरा। मतलब 5 दिन तक उस लड़के ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हर सवाल का जवाब उसने सवाल से दिया। जैसे मैंने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है मनीष, आपको क्या लगता है कितनी होगी? तो मैं बोला कि पार्टी में कब से हो, आपको क्या लगता है कब से हो? मोस्ट इरिटेटिंग। उसके हाथ में टाँका लगा हुआ तो बहुत अजीब सा। तो मैं बोला ये कैसे लगा मनीष, आपको क्या लगता है कैसे लगा होगा? तो 4 दिन तक वो ऐसे ही रहा। उसको मैं बहुत छोटा कैडर सोचता था। 5वें दिन जब मेरी बड़े कैडरों से बातचीत हुई तो देखा उनके साथ वो बगल बैठ के 5 घंटे मेरे साथ सवाल जवाब किया और वर्दी में, इंसास के साथ में। वापस आया तो गले मिले। मैं बोला ठीक है मनीष चलते हैं। तो रात हो गई थी, तो बोले सर रात हो गई है, सुबह चले जाना। मैं बोले जंगल में खतरा किससे है? तुम लोगों से। 5 दिन तुम्हारे साथ था तो अब किससे खतरा है? अब मैं जाने दो, 5 दिन बिना नेटवर्क से हूँ। तो मैंने कहा फिर मिलेंगे मनीष। तो उसने कहा सर अगली बार आप आएंगे तो पता नहीं मैं रहूँ ना रहूँ। तो बोला जिंदा रहोगे, चिंता मत करो। तो उसने एक लाइन कही कि मैं रहूँ ना रहूँ सर, लड़ाई जिंदा रहेगी। तो फिर उसने 5 दिन के सारे सवालों के जवाब दिए मुझे कि मेरी उम्र 22 साल है, मैं 11 साल की उम्र से पार्टी से जुड़ा हूँ, फुल टाइम वर्कर 13 साल की उम्र से बना, पढ़ाई पार्टी में किया। जो मैंने पूछा, ये भालू ने हमला किया था तो पार्टी के डॉक्टर ने टाँका लगाया इसलिए अलग दिख रहा है। जो 5 दिन के सारे सवाल उसे याद थे और सारे जवाब उसने एक साथ दिए। मिले उससे कभी फिर? नहीं, उसकी हत्या कर दी माओवादियों ने ही। आगे चल के उनको, ये मुझे पुष्टि नहीं है, गणेश ने बताया कि उसकी हत्या हो गई है। माओवादियों को लगा ये मुखबिरी कर रहा है तो उसकी हत्या हो गई। खैर, इस बात को जब मैंने लिखा तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, बहुत सारे लोगों ने, और उन्होंने कहा कि ये कोई क्रांतिकारी नहीं है, एक भैया है, उन्होंने भी लिखा। तो कई लोगों ने कहा कि आप उनको जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने कहा कि अगर आप भी पुअर्ती में पैदा होते तो लाल सलाम ही बोलते। आप शहर में पैदा हुए हो इसलिए वंदे मातरम बोल रहे हो। तो बहुत सारे माओवादी जो पुअर्ती में पैदा हुआ, जो हिड़मा के गांव में पैदा हुआ, जब हिड़मा पैदा हुआ तो माओवाद आ चुका था। जब उसने थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो उसके नज़र में लोकतांत्रिक सरकार बहुत नकारात्मक थी, नेगेटिव इमेज थी उसको लेके। और उसने धीरे धीरे जब वो बढ़ा तो वही देखा भी कि सरकार के नाम पे बंदूक लेके कुछ लोग आते हैं, गांव वालों को मारते हैं, पीटते हैं, पूछताछ करते हैं। तो उनके लिए अच्छी भावना कहाँ से आएगी उनके मन में? ये भी एक कारण है माओवादी बनने का। और वेणुगोपाल ने हालांकि नाम नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने मुझसे इस बात को स्वीकार किया है कि सलवा जुड़ूम ने ही माओवादियों को सबसे ज़्यादा मजबूत किया। माओवादियों के पास बटालियन नहीं थी, सलवा जुड़ूम में उनको इतने यंग कैडर मिले कि उन्होंने अपनी बटालियन तैयार की, जो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। पर जब सलवा जुड़ूम स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड विद अ गुड इंटेंशन। सलवा जुड़ूम असल में जब शुरू हुआ तो बीजापुर के नेशनल पार्क के अम्बेली गांव से शुरू हुआ था। और ये बहुत इत्तेफाक है कि अम्बेली वो गांव है जहां माओवादियों का आखिरी सबसे बड़ा नेता जो माना जा रहा था, पापा राव, वो अम्बेली गांव में ही आके पुलिस के सामने उसने हथियार दिया।
उसी अम्बेली, असल में अम्बेली गांव से सलवा जुड़ूम की बैठक इसलिए शुरू हुई थी, पहली बैठक बीजापुर में। माओवादी बोलते थे गांव वालों को कि जाओ वो बिल्डिंग तोड़ो, जाओ वहाँ सड़क खोद दो, तो खोद के आते थे। फिर बाद में जब पुलिस गिरफ्तार करती थी गांव वालों को, तो माओवादी छुड़ाने नहीं जाते थे। तो गांव वालों को लगा कि तुम्हारे कहने पे हम सड़क खोदते हैं, फिर हमारी रिहाई के लिए हम अपनी मुर्गी बकरी बेचते हैं, तो तुम क्यों नहीं आते हो? जब तुम आते नहीं हो तो हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे और तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, तब तुमको वापस जाना चाहिए। तो उसके लिए एकजुट एक बैठक हुई कि अब इनको वापस भगाना है। तो पहली बैठक थी सलवा जुड़ूम की। लेकिन ये बहुत दर्दनाक है कि उस बैठक में बैठा हर आदमी मारा गया, सभी को माओवादियों ने बहुत ब्रूटली मारा। फिर महेंद्र कर्मा जी ने देखा दिल्ली से कि एक स्वस्फूर्त भीड़ है जो माओवादियों के खिलाफ है, नेतृत्व नहीं है, तो उन्होंने आके फिर उसका नेतृत्व किया। फिर आगे चल के वो लड़ाई आपने देखी, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और कितने लोग मारे गए। लेकिन ये है कि सलवा जुड़ूम से जो भी बोले, मैं बोलता हूँ कि सलवा जुड़ूम से अच्छा कुछ नहीं हुआ और बुरा हुआ। माओवाद हालांकि नासूर भी खत्म हो गया, लेकिन नासूर हो गया वहीं से। आपने लड़ाई जिंदा रहेगी वाली अभी बात कही आपने कई सरेंडर्स कराए। अभी पापाराव का इंटरव्यू देख रहा था और शायद रुपेश वाला भी देखा। ये लोग जब वापस आ गए, इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ सशस्त्र माओवाद, हमने सिर्फ गन छोड़ी है, आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी, और हम मुख्य धारा में आ रहे हैं, हमने सरेंडर नहीं किया और हम डर के नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीज से आप क्या सोचते हो? आपकी वो क्या करेंगे अगला, वो क्या चाहते हैं इस बार? अब देखिए होगा कि नहीं होगा, लड़ाई तो जारी रहेगी, सिर्फ गन छोड़ी है, तो इसका क्या अर्थ निकालने, देश क्या समझे? बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। वो आने के बाद ये जो पहला बयान है ये दिया गया है उनके द्वारा, अब आने वाले समय में ऐसा होगा या इससे और बड़ा रूप लेकर आएगा, या हो सकता है कि अर्बन नक्सल की तरह फैल जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने यही कहा है। और होता क्या है कि हर कैडर के साथ अलग अलग चीज़ें, जैसे पहले जो माओवादियों के कैडर थे वो जंगलों में हैं, उनको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं है बहुत, लेकिन उसमें भी इनके अंदर बहुत मजबूती थी। पापाराव बहुत पहले वो भिलाई में आके ड्राइविंग का ट्रेनिंग लेके गया है। तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम शहर देखे, चकाचौंध देखे, तो मन नहीं किया कि इसी चकाचौंध में रह जाऊं, कहाँ वहाँ जंगल में हूँ? तो बोला नहीं, लड़ाई लड़नी थी ना जंगल के लिए, तो शहर में रहेंगे, तो इसी शहर से तो जंगल को बचाना है। उनने तो एलटीटी से भी ट्रेनिंग ली हुई। वो तो खैर पुराने कैडरों ने। तो ये आने वाले समय में इनकी कोशिश तो यही है, जो सीनियर कैडर हैं, कि हम लड़ाई जिंदा रखेंगे बिना वेपन के, संवैधानिक और कानूनी तौर पर। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे? देव जी ने कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। हालांकि रुपेश ने उसका विरोध भी किया कि वो चाहते हैं कि सीपीआई माओवादी जो है इसी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा सरकार दे। तो रुपेश ने भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप उसको कैसे, आप दूसरी पार्टी क्रिएट कर लो। और लेकिन देव जी ने ऑन कैमरा कहा है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और समाज के लिए काम करूंगा। पर जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं उनका हिस्सा नहीं बन सकते? नहीं, उनका हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसा बोलते हैं। पंजाब जैसे सीतक्का है, आज कांग्रेस से मंत्री हैं तेलंगाना में, और वो भी बड़ी कैडर रही है माओइस्ट में। हाँ, तो वो एक पार्टी का हिस्सा। पर फिर वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में आ गई ना। हाँ, ये अपनी आइडियोलॉजी को डाइल्यूट नहीं करना चाहते। ये उसी आइडियोलॉजी के साथ ऑन कैमरा इन्होंने कहा है कि हम इसी आइडियोलॉजी के साथ लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अर्बन यूथ जो है, डू दे बिलीव इन देम? क्या उनके लिए एक पॉलिटिकल स्पेस है? आई डोंट थिंक मैम। नहीं, अर्बन यूथ तो जैसे अर्बन नक्सल की बात चल रही थी, कुछ लेफ्टिस्ट होंगे तो सही जिनकी सिंपैथी होगी इनके लिए। नहीं, सिंपैथी नहीं होगी, रेयर, बहुत रेयर, ऐसा सिंपैथी तो नहीं होगी मैम। मुझे लगता है बड़ी है मेरा अर्बन एरिया। हाँ, अर्बन में। जैसे आप हिडमा के गाने के बारे में नहीं, हिडमा के सिर्फ गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी कि अब आप बस्तर में एक बदलाव देख रहे होंगे। वो भी अर्बन हम मानेंगे ना, दंतेवाड़ा को आप अर्बन मानेंगे ना, शहर को। किसने सोचा था? हाँ, लेकिन अब तो अर्बन, हमारे टाइम में दंतेवाड़ा विल बी अर्बन हो जाए। तो अब तो आप मानेंगे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं वहाँ पे। तो अब वहाँ के लोगों के मन में जो आदिवासी जो बस्तर में हैं, जो चेंजेस ला सकते हैं, उनके जहन में एक बात बैठ गई कि दादा लोग चले गए, अब हमारी जमीनें पूंजीपति लोग हड़प लेंगे। हाँ, इसके बारे में पूछना। तो अब हमको ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसे में उनको सिर्फ एक बूस्टअप देने की जरूरत है, या उनको एक दिशा देने की जरूरत है, जो दिशा ये दे सकते हैं, जो सरेंडर कार्डर है। अभी तो बस्तर डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट है। नहीं, पर वो मोबाइल टावर नहीं लगाने दे रहे थे। इफ यू रिमेम्बर, जियो के मोबाइल टावर नहीं आ रहे थे।
रिलायंस आग पे लगा थे, देते उस थे। टाइम जियो नहीं था। हाँ, आग लगा रहे थे कि ये पूंजीपति हैं जो अब लगा रहे हैं और फिर इससे हमारे फोन टैप होंगे, ये सब होगा। हाँ, और उसका फायदा मिला है फोर्स को। मोबाइल टावर का बहुत ज्यादा फायदा मिला है फोर्स को। कितनी तो हमने स्टोरियां की है वो मोबाइल टावर को लेकर। हाँ, और मैंने कई जगह पे किया तो मुझे एक आईपीएस ने कहा भी तुम किसकी तरफ से रिपोर्ट करते हो यार? मैंने कहा क्यों? बोले तुम ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हो तुम, लेकिन मुझे लगता है तुम हिंट माओवादियों को करते हो। बोला नहीं सर, मुझे जो दिखता है, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं जाता हूँ क्या बोलना है, जो दिखता जाता है वो मैं बोलता चला जाता हूँ वहाँ पे कंटिन्यू। तो हर ग्राउंड रिपोर्ट पे इत्तेफाक से ये होता था कि मैं बताता था कि देखिए जहाँ जहाँ इनकाउंटर हो रहे हैं वहाँ टावर है, नेटवर्क है वहाँ पे, और माओवादी भी फ़ोन यूज़ करते थे। तो जहाँ जहाँ नेटवर्क है और जहाँ वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ किए तो उनके लोकेशन आउट हुए और वहाँ उनके साथ इनकाउंटर हुआ, वो मारे गए वहाँ। तो इस बात को फिर माओवादियों ने तो आपके भी फोन टैप कर रहे होंगे, आपका भी, आप जहाँ जा रहे हैं जिस गांव हाँ, तो में मेरा फ़ोन टैप कर ले मुझे, जैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा एक कैडर का, मैंने ये ध्यान हमेशा रखा मैम। हाँ। रितेश भैया ने बहुत बखूबी समझाया था मुझे कि तुम तलवार की धार पे हो बाबू, ना दाएं होना है ना बाएं होना है, बहुत बारीकी से चलना है तुमको, कोई भी काम दूसरे के लिए नहीं करना, सिर्फ रिपोर्ट पे ध्यान रखना है। एक सीनियर कैडर हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, आप सरेंडर कर चुकी हूँ, उन्होंने एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तिवारी सर जियो का रिचार्ज कितने का होता है? तो मैंने कहा 700-800 का होता है, तो एक रिचार्ज कर देंगे क्या? बोला माफ़ी चाहूँगा कॉमरेड, मैं रिचार्ज नहीं कर सकता। तो उन्होंने लिखा नहीं हम पैसे दे देंगे। मैं बोला उतना पैसा कमा लेता हूँ कि 700-800 खर्च कर सकता हूँ आपके ऊपर, लेकिन आज आप बोल रहे हो रिचार्ज कर दो, कल आप बोलोगे पेन ला दो, फिर बोलोगे डायरी ला दो, फिर बोलोगे पेंसिल से ला दो, मैं सप्लायर हो जाऊँगा आपका। आप माओवादी हैं इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, आप आतंकवादी होते तो मैं आपसे बात भी नहीं करता, क्योंकि सरकार बोलती है हम माओवादियों से बात करना चाहते हैं, तो किसी एक को तो पुल बनना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इसलिए आपसे बात करता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले समय में बातचीत हो तो ये बातचीत काम आए, तो इसलिए आपकी पूरी बात, मैं माओवादियों के प्रेस नोट की बात एज इट इज़ हमेशा रखा। बढ़िया। जैसे बाकी जो मीडिया हैं घराने, तो उनके द्वारा क्या किया जाता था कि डर गए माओवादी, माओवादियों की हालत खराब, प्रेस नोट में बताया अपनी तकलीफ। तो माओवादी बताना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन बाकी मीडिया वाले उसको बताते कुछ थे। लेकिन मैंने उसको पूरा प्रेस नोट को शुरू से लेकर आखिरी तक एज इट इज़ दिखाया कि माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें उन्होंने ये बात कही है सरकार पे। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैंने उनकी उस बात को कहा कि ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी, ब्राह्मणों को गरियाए भी हैं, तो उसको भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं सिर्फ पत्रकार हूँ, मुझे उनकी बात रखनी है। मैंने बस्तर आईजी ने या गृह मंत्री ने जो बात रखी उसको भी एज इट इज़ रखा, अनकट, ताकि दोनों की बातें प्लेटफॉर्म पे आए, दोनों एक दूसरे को सुने। ये सिर्फ माओवादी नहीं समझते, ये बात नहीं है, इवन एजुकेटेड पीपल कांट अंडरस्टैंड। अगर हमने प्रेस रिलीज रिपोर्ट किया ना कि यही जो आप कह रहे हैं, एजेंसी का भी यही काम होता है, हमको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हम अपना व्यू नहीं दे सकते, अपना व्यू नहीं दे सकते आप, और हमारे ऊपर फिर सरकार भी टूट पड़ती है, व्यूअर्स भी टूट पड़ते हैं कि तुमने पब्लिसिटी दे दी। हम पब्लिसिटी नहीं दे रहे भाई, एजेंसी का काम है ये कि हम बता रहे हैं, उसके बाद आप अपना जजमेंट यूज कीजिए कि कैसे लगाना है। यू नो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कि रिपोर्टर का क्या काम होता है, एडिटर का क्या काम होता है, एजेंसी का क्या काम होता है। वी कैन नॉट डू इट। तो सीधे तो उन्होंने मैंने उनका कहा कि मैं रिचार्ज नहीं कर सकता आपका, और मैं आपका सप्लायर हो जाऊंगा। आप माओवादी हैं इसलिए मैं बात करता हूँ आपसे, आतंकवादी होते तो मैं बात भी नहीं करता आपसे, क्योंकि आतंकवादियों को तो शूट एट साइट वाला प्लान ठीक है, जहाँ देखो वहीं गोली मार दो। माओवादियों की मैं नज़दीक से देख रहा हूँ तो सबकी अपनी कहानी है मेरी जानकारी में। मैंने कहा आपका सिर्फ मैं खबर चला सकता हूँ, जो खबर आप बताएंगे मैं हर खबर आपकी बात रखूँगा, मदद नहीं करूँगा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ना मैं आपको कोई ऐसी जानकारी दूंगा कि मेरे कारण फोर्स को नुकसान हो, ना मैं आपकी कोई जानकारी फोर्स को दूंगा कि मेरे कारण आपको नुकसान हो। ये दोनों काम मैं नहीं करूँगा। तो आपको एंटी नेशनल नहीं कहते फोर्स वाले? अगर बोलते आप हैं, कई बार बोलते हैं। जैसे एक आईपीएस हैं हमारे बहुत खास हैं, वो बहुत मजाक में बोले, मतलब उन्होंने ऐसे करते हो कि तुम बहुत होशियार हो। कैसे? तुमको हमारे जवान भी पसंद करते हैं, तुमको माओवादी भी पसंद करते हैं, तुम कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो। एक बार एक आईपीएस ने मुझसे पूछा, अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने कहा तिवारी जी मैं आपको लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। बोला क्यों? कभी लगता आप हमारी तरफ हैं, कभी लगता आप उनकी तरफ हैं। आप आज सामने बैठे हैं, आप बताइए आप किसकी तरफ हैं? तो मैंने कहा सर मैं निहत्थों की तरफ हूँ।
जिनके पास हथियार नहीं है मैं उनकी तरफ हूँ, सही बात। तो आप दोनों की तरफ नहीं हूँ। ये इतनी किलिंग्स हुई, इतने सरेंडर हुए, उसके बाद में कभी किसी शहीद परिवार से आपने बात की? बहुत सारे। तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रही? अच्छा, ये भी आना यहाँ जरूरी। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना कुछ खोया नहीं, जो मुझे भी बोलते हैं कि माओवादियों का समर्थक है, कई लोग बोल देते हैं गद्दार है, हालांकि मुंह पे तो कोई नहीं बोलता। मैं एक दिन, एक कॉल आया मेरे पास में, उसने कहा भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं बताया बाहर हूँ कहीं। फिर उसने फिर कॉल किया, शाम को मिलते हैं। रात को जब मेरी मुलाकात हुई तो एक लड़का आया और आके पैर छुआ, तो मैं उसको रोका, तो मैंने परिचय पूछा, तो उसने बताया कि मेरे पिताजी शहीद हुए थे, हम शहीद परिवार से हैं। तो मान लो तुम शहीद परिवार से हो तो सुबह क्यों नहीं बताए? मतलब ये तो मेरे से पाप हो गया कि एक शहीद परिवार के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी काम में लगा हुआ, दिन भर बहुत लोग कॉल करते हैं। तो वो पूरे 7-8 लोग आए थे, उसमें 2 बुजुर्ग थे जिनके बेटे शहीद हुए थे, और उन्होंने कहा कि हमको आपकी अपनी बात रखनी है सर आपके माध्यम से, हमको सिर्फ आप पे भरोसा है। बड़ी बात। तो मैंने वो तस्वीर ली, हालांकि मैंने कहीं शेयर नहीं किया, कि बताने के लिए कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। जिन्होंने अपना सब चीज़ खोया है वो आज मुझ पे भरोसा करते हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं कमाना है भरोसे में। आज भी 31 मार्च को वो लोग माला वाला लेके मेरे पास आ गए थे सम्मानित करने के लिए, तो मैंने उनका माला उन्हीं को पहनाया। मैं बोला मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपने हिस्से का काम किया है। आपने अपना सब चीज़ खो दिया है, आपने बाप खोया, आपने बेटा खोया है। वो लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो जानते ही नहीं है खोना क्या है। फेसबुक पे राष्ट्रवाद जो चलाते हैं वो नहीं जानते। जिन्होंने अपना बेटा खोया उससे पूछो ना राष्ट्रवाद क्या है। और उनकी 6 सूत्री मांगे अगर सरकार नहीं पूरा कर पा रही है कि हमारे लिए घर बनवा दो, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा दो, है ना, और वो आंदोलन में बैठते हैं तो पुलिस के लोग ही उनको दुत्कार के हटाते हैं, उन्हीं वर्दी वाले लोग जो कभी वर्दी में उनके बच्चे हुए करते। तो मैंने कई शहीद परिवारों से बातचीत किया है। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि माओवादी जो सरेंडर करके आए उन्होंने अनगिनत हत्याएं की, कई सिक्योरिटी फोर्सेस, कई जवान, सब बहुत शहीद हुए। ये जो जिस प्रोसेस में सरेंडर हुआ है उसमें कुछ जगह रेड कारपेट बिछ गए, कुछ जगह फूल माला निकल गई, कुछ जगह उनका फोन पर हुआ, लाइव हुआ, जो आपने करवाया, कुछ जगह उनका टूरिज्म चल रहा है। मतलब अगर शहीद परिवार उस चीज को कैसे देखता होगा कि मतलब इन लोगों ने मारा है मेरे परिवार को और इनको अभी फूल माला, रेड कारपेट बिछी हुई है। क्या कुछ लक्ष्मण रेखा तय करना था कि सरेंडर करवा दिया? एक आपका रिहैब सेंटर भी है, सबको स्किल डेवलपमेंट भी करा रहे हैं, जरूरत भी उस सब चीज़ की, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ेंगे, बट टूरिज्म करवा देना। देखिए हर चीज़ का हर एंगल होता है। क्या होता है कि जब आपको पता है कि आपका एक बेटा बहुत नालायक है और मार पीट के नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसको आपको तरह तरह के प्रलोभन देना पड़ता है। ये वहाँ बैठे आदमी को सोचना पड़ता है जो सत्ता चला रहा है, जो एक अभिभावक की तरह से। तो उसको पता है कि इसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाओ कि जो लोग नहीं आए हैं उनके मन में एक भावनाएं बदलें, क्योंकि उनके लिए चैलेंज ये है अभी सबसे पहले कि वो आ जाएं। फोर्स जाएगी, मान लीजिए इस कंडीशन में एक भी जवान शहीद होता है तो भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है। तो चाहेंगे कि हमारा बिना किसी नुकसान के ये लोग आ जाए, किसी भी माध्यम से, किसी भी शर्त पे आ जाएं, ठीक है। जिनके लोग शहीद हुए हैं उनके सोचने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर आपके यहाँ माता जी है ना, आप उनको पता है कि उनका बेटा पत्रकार है, अगर वो मेरे से मिलेंगी ना कि ये भी पत्रकार है, तो अपने बेटे की तरह ही देखेंगी कि मेरा बेटा भी पत्रकार है तो ये भी मेरे बेटे की तरह है। माँ ऐसे होती है। तो जो जवान शहीद हुए हैं ना, तो उनके परिजन भी बाकी के जो जिंदा जवान हैं उनको अपने बेटे की तरह देखते हैं। यहाँ मैंने बातचीत की 31 मार्च को, तो उन्होंने बहुत बढ़िया लाइन बोली थी कि ये बात मेरे मन में थी कि आपके लोगों की हत्याएं हुई। उन्होंने कहा अब आगे कोई जवान शहीद नहीं होगा, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं सर। पर जैसे आप कहते हैं ना, दिस इज हैपेंड एवरीवेयर। जब आंसू का हुआ था वहां पे भी यही थे, मणिपुर में, नागालैंड में, कश्मीर में, इतने सारे लोग, मतलब वो स्टोन पेल्टर्स को आप देखो, इतने सारे बच्चों को भेजा। उसके बाद जब वो स्टोन पेल्टर का जो लीडर है उसकी जब सरेंडर होती है तो फिर फूलमालाएं पहनाई जाती है। जो कोर कमांडर है वहाँ पे उसको स्वागत करता है, बड़ा खाना में ले जाता है, खाना खाता है।
और उसकी वजह से जो बच्चे जो अंधे हो गए हैं, जिन मतलब उनके परिवार वाले, उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। स्टोन पेल्टर के बच्चों को कहाँ, मतलब स्टोन पेल्टर को कहाँ कॉम्पेंसेशन मिलता है? 5,000 रुपए 10,000 रुपए के लिए वो स्टोन पेल्टर बने थे, उनके फैमिलीज तो कुछ नहीं मिला। ये तो इनको सरकारी घर मिल जाता है, सारी फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट हो जाती है इन लोगों के लिए। सो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट एक सिंबल हो जाता है कि अगर ये आ गया तो 10 और आ जाएंगे इसको देख एटलीस्ट। हाँ। मैं आपसे पूछने वाली थी वो वाला जो किस्सा, जब आपने होम मिनिस्टर का फोन मिला के जो सरेंडर करवाया, उसके बारे में बताइए। वो असल में पापाराव वाला वायरल जरूर हो गया, लेकिन मैंने हर सरेंडर पे एचएम साहब से बात करवाई। उसके पीछे रीजन ये होता है मैम कि माओवादियों को इस बात की हमेशा शंका होती है कि पता नहीं हम सही जगह पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होता है कि फोर्स है, वो अपने दिमाग से चलती है। उनके मन में तो ये है कि हमारे साथियों की हत्याएं की हैं इन्होंने, सारी चीजें। तो जब तक वो सही जगह ना पहुंच जाए, हो सकता है उनका एनकाउंटर क्योंकि वो मोराल उनके लिए भी जरूरी है कि हमारा एक बंदा मारा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में उनको वो भरोसा दिलाना, तो किससे दिला पाएंगे आप? तो सीधे अगर आप एचएम से बात करवा रहे हैं तो वो उनको तसल्ली दे रहे हैं कि ठीक है आप आ जाओ, मैं हूँ, मैं सारी। फिर उसके बाद वो सारे अधिकारियों को कॉल करते हैं कि वो कार्डर है, आ रहा है, विकास तिवारी के साथ आ रहा है, तो उनके लिए रास्ता बना कर दे दो, सुरक्षित रास्ता। तो इसलिए वो फोन करवाना जरूरी है। कई लोगों ने, कोई बोल रहा था स्क्रिप्टेड है, मैं बोला स्क्रिप्टेड ही है, लेकिन ये जरूरी है ताकि जो आ रहा है उसको भरोसा हो जाए। दूसरी चीज, मुझे भरोसा हो जाए कि मैं भी वापस आ जाऊंगा। अब सबको पता होना चाहिए, नहीं तो होगा कि एनकाउंटर में 4 माओवादी मारे गए, क्रॉस फायरिंग में एक पत्रकार भी मारा गया। तो माओवादी, इतने सारे सरेंडर्स हुए हैं, आपको क्या लगता है? और इतने सारे लीडर्स को मारा भी गया है। एक वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? हिडमा की मौत या फिर कोई और? नहीं, टर्निंग पॉइंट तो मैंने बताया ना कि 2011 से ही शुरू हो गया था इनका। हाँ, पर कौन सी जो ऐसी बात है? सबसे ज्यादा मुझे भी ऐसा लगता है कि बसव राजू का मारा जाना, क्योंकि वो महासचिव था। जब बसव राजू मारा गया तो वहां से इनको थोड़ा सा बड़ा सदमा लगा पार्टी को कि हमारा कैडर, हालांकि ये अपने सारे कैडर को बहुत बराबरी से देखते हैं। आप 100 बार पूछ लीजिए, हर कैडर से पूछ लीजिए, ये टॉप सेंट्रिक नहीं है। हाँ, इनका ये मानना है पॉलिट ब्यूरो जैसे, हाँ, कि भाई एक महासचिव तो होगा ही होगा, आज आप हैं कल इनको बना देंगे। तो ऐसा नहीं, वो भी एक कैडर है, पार्टी मेंबर की ही तरह है। जैसे एक सबसे छोटा कैडर है, वैसे ही एक महासचिव भी है। वो मारा गया और हमको पता है कि हम इस पार्टी में हैं, हमको मरना है, तो लीडरशिप कल कोई और ले लेगा, वो लीड करेगा। लेकिन ये है कि मेंटली तो आप थोड़ा सा धक्का लगता है आपको कि हमारा महासचिव मारा गया, तो वो झटका था। हिडमा के ऊपर भी जैसे कई लोग बोलते हैं कि माओवादियों का पोस्टर बॉय, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि माओवादियों के पोस्टर बॉय पे तुमसे थोड़ी बात करनी है। मैं बोला माओवादियों का पोस्टर बॉय कैसे बोल रहे हैं आप? नहीं, माओवादियों का था ना माड़वी हिडमा। मैं बोला एक प्रेस नोट मुझे दिखाई जिसमें उन्होंने माड़वी हिडमा लिखा हो, देखा है आपने कभी? नहीं, आज तक माओवादियों का कोई प्रेस नोट नहीं आया जिसमें उन्होंने लिखा हो कि माड़वी हिडमा उसने ये बड़ी घटना को दिया या उसका अचीवमेंट है, कुछ नहीं, कहीं नहीं लिखा उन्होंने। फिर सिर्फ ऐसी लोकल ये तो मीडिया और पुलिस ने किया है। एक टीआई साहब बता रहे थे कि कोडेनार थाना में पीछे वहाँ ट्रेन अधिकतर पलटा दी जाती थी माओवादियों के द्वारा। एफआईआर में लिखा जाता था उसमें गणपति का नाम, रमन्ना का नाम, बताया कि एक नट खोलो तो ट्रेन पलट जाती है। अब एक नट खोलने के लिए गणपति और रमन्ना थोड़ी आएंगे, लेकिन एफआईआर में उनका भी नाम, तो एफआईआर में जिसका भी नाम लिख दीजिए वो मुख्य अभियुक्त हो जाएगा। तो इतने नंबर आ गए उनके फिर। अब 76 जवानों की हत्या में आज तक यही बताया जाता है कि पापाराव शामिल था। पापाराव बोलता है कि उस समय मैं इंद्रावती की तरफ में था ही नहीं वहाँ पे। तो लेकिन एफआईआर में जिसका नाम है सब डाल दो। और हिडमा का तो हर एनकाउंटर में ही नाम हिडमा तो कोई भी घटना हुई तो हिडमा। हाँ, वो जो 2013 की घटना जो हुई थी, जो वीसी शुक्ला को मारा था, उसके बारे में बताइए। मैं उस समय पत्रकार ही नहीं था। पत्रकार नहीं थे। डिड यू कवर इट? 16 में मैं छत्तीसगढ़ गया। हाँ, उसके पहले नहीं था। उससे पहले नहीं था। बट जितना, बट डिड इट मेक अ डिफरेंस एट ऑल? डिड दैट, आई मीन फॉर मी इट वाज लाइक वीसी शुक्ला को मारा, यू नो, लाइक इट वाज बिग। आईएनबी मिनिस्टर थे, कंट्री के आईएनबी मिनिस्टर थे ड्यूरिंग इमरजेंसी एरा। वो नेशनल लीडर थे, मतलब एक नेशनल लीडर को मारना, इट वाज अ बिग थिंग। पूरी कांग्रेस की
छत्तीसगढ़ पूरे की पूरी टॉप लीडरशिप पूरी leadership खत्म was हो गई gone. थी, पूरी खत्म। उसके उसके बाद में ही ये बघेल, वगैरह सिंहदेव सब ये आए सब थे। आए। हाँ, yes. हाँ, it was that entire leadership was Yes. eliminated and under a Congress government at the center. डॉक्टर मनमोहन सिंह की मनमोहन सरकार सिंह, थी। जी, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड फॉर द लाइफ ऑफ मी कि जब आपकी ही सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आपने एंटी नक्सल मूवमेंट को एक केंद्र प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? व्हाई डिडंट यू गिव एवरीथिंग दैट वाज नीडेड जब इट हैज बिकम सो बिग? और मैंने पीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम से सवाल पूछा था, विज्ञान भवन में प्रेस हुआ था, दैट व्हेन विल इट एंड, व्हेन विल दिस एंड, कि you know that anybody can just kill at will in this country. That has to stop. जो भी उनका cause हो, but to kill at will an entire leadership, ना पार्टी जागी ना सरकार जागी उसमें. How can you do that? I just wonder, जब तक political will नहीं होता. मैम, विल पावर इज एवरीथिंग। उसके अभी ये बगैर नहीं 2 हो साल में सोचिए मैम, इतने एनकाउंटर्स, इतनी फोर्स अंदर, इतने कैंप्स बने। कैंप्स तो कह रहा कि पिछले 5 साल जो, But they were also told ना कि अगर आप गन रख दोगे तो we can still talk. हाँ, यस, पर वो बात नहीं है। इफ यू से आई एम जस्ट गोइंग टू किल 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 किल, फिर तो कोई नहीं आएगा बात करने। नहीं आएगा। यू नो, इट हैज टू बी कॉन्वर्सेशन। तो उसके लिए इन जैसे लोग की जरूरत है। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। आपको किसने पहले अप्रोच किया या आपने खुद ऐसे किया कि मैं इस सरेंडर की जो ये मुहिम चली है इसमें मैं मदद करूंगा? ये अपने आप होता गया मैम। मैंने पहले ही बताया था जहाँ शुरू किया था कि कोई भी चीज़ प्लान नहीं है मेरी भी कि मैं ऐसा करूँगा। असल में ये हुआ कि जब ऑपरेशन बढ़ने लगे, लोग मारे जाने लगे, इन्होंने मुझे लगता है 10 या 12 साल के बाद किसी सेंट्रल कमेटी के माओवादी नेता ने कैमरे के सामने इंटरव्यू दिया था, रुपेश ने, सतीश ने। और जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने मुझे क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा मेरा नहीं, पार्टी का निर्णय है कि हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत पहले से, मतलब हम सारी बात एज इट इज़ रख रहे हैं, तो बाकी के मीडिया उसको पता नहीं कैसे दिखाएं, उनको पूरी बात रखनी थी। तो वहाँ से ये प्रोसेस फिर धीरे धीरे जब उनका मानसिक विचार चेंज होने लगा कि हम शांति वार्ता की तरफ जाएंगे, तो उनकी सारी बातें रखने लगा। फिर जब उन्होंने मुझे बुलाया, रुपेश ने, तो फिर मैं जाके लेके आए हम बाहर वहाँ से। तो ये सब ऑटोमेटिक होता गया। उसके बाद फिर इसको जो मुहिम के तौर पे मैंने लिया, वो इसलिए लिया कि मुझे लगा कि जब सारे बड़े नेता आ रहे हैं तो हमारे बस्तर के आदिवासी क्यों मारे जाएं, जिनको पता ही नहीं है नक्सलवाद, माओवाद, मार्क्सवाद। तो जब उनको पता ही नहीं है, उनको सिर्फ ये बता के भेजा गया है कि जल जंगल ज़मीन बचा रहे, और वो भी नहीं बचा पाए आज तक। मैंने कई माओवादी नेताओं से पूछा कि आप जल जंगल ज़मीन बचा रहे थे, तो जब आप बहुत मजबूत थे तो किरंदुल और बचेली में एनएमडीसी पेड़ काट रहा है और उसकी खदानें चल रही हैं, वो एक दिन भी बंद क्यों नहीं हुई? लाल पानी, वहाँ की लाल पानी, वो तो खैर समस्या है, लेकिन जंगल आपने क्यों नहीं रोका काटने से? आपके मजबूत रहते रावघाट और अमदई की खदानें चालू हो गई, तो आपने कौन सा जंगल बचाया इतने साल तक? लेवी ले रहे हैं तो अच्छा, लेकिन लेवी भी ले रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे देखते हैं, लेवी तो सरकार भी ले रही है हमसे। लेवी मतलब टैक्स। हम सरकार को लेवी नहीं देते, देते हैं ना। सरकार क्या कर रही है हमारे लेवी के पैसे से? वीआईपी कल्चर पे खुद जी रही है, और जो आखिरी आदमी लेवी दे रहा है उसको क्या फैसिलिटी दे रही है? तो ये हम सिर्फ एक तरफ उंगली उठा देते हैं। उंगलियां तो हर सरकार पे उठनी चाहिए, चाहे लोकतांत्रिक हो या जनताना सरकार हो। दोनों ने लेवी लिया तो किया क्या? तो वो भी लेवी लेते थे, ये भी ले रहे हैं लेवी। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं माओवादियों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है कि वो लेवी के पैसे का कभी उन्होंने अपने लिए मिसयूज तो नहीं किया। अब बाकी के कोई अधिकारी गन उठाते हैं, गन खरीदते हैं, तो वो तो मिसयूज गन तो खरीदा नहीं, वो तो लूटा उन्होंने। तो जो भी मतलब उस पैसे से। हाँ, लेकिन मैं क्या इस बात, कौन सा स्कूल बना दिया, कौन सी रोड बना दी है, उस पैसे का कौन सा उन्होंने लाइट कोई ला यूज दिया? नहीं किया। उसका तो विरोध करते थे, बनाएंगे कहाँ से। लेकिन हाँ, इस बात को मैंने अभी भी इस बात को रखा, खोल दिया, इस बात को मैंने अभी भी रखा कि माओवादियों को तो रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर दिया गया, लेकिन जो अर्बन माओवादी हैं, जिन्होंने उस पैसे से अय्यासियां की, जिन्होंने उस पैसे से अपने आप को, कौन है ये लोग? जो शहरों में व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो शहरों में ये लोग जो माओवादियों के पैसे को इन्वेस्ट करते रहे यहाँ वहाँ, और उस खुद को बड़ा अपना एम्पायर के खड़ा बच्चे करते विदेश रहे। पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ये जो बोलते हैं कि माओवादियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो अर्बन माओवादियों के पढ़ते हैं। और जो शहर में एसी एयर कंडीशनर रूम में बैठ के उनको ये
नेतृत्व देते रहे कि आप क्रांति करते रहो। मैंने अभी जो करोड़ों रुपए के सोना और कैश लेके आ रहे हैं, इनकी वर्दियां अभी भी फटी हुई हैं, खाना अभी भी ये चावल और इमली का पानी ही खा रहे हैं। वसूली 5 करोड़ की। मोहन कड़ती 1 साल में 5 करोड़ रुपए लेवी वसूली करता था और उसको 6 महीने के लिए पार्टी से 60,000 रुपये मिलते थे उसकी टीम के खर्च के लिए। वो पैसा गया कहाँ? सारे पैसे डंप में हैं और बहुत सारे पैसे बाहर इन्वेस्ट हैं। बहुत सारे पैसे, जितना मिला मेरे को लगता है इससे कहीं ज़्यादा पैसा। तो क्या आप क्या कहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए? ये जो अर्बन नक्सल, ये अर्बन नक्सल जो टर्म है उसके खिलाफ भी लोग बोलते हैं दैट इट इज अ मेड अप टर्म, है नहीं कोई ऐसे अर्बन नक्सल, ये तो बीजेपी का टर्म है। नहीं है, बीजेपी का टर्म नहीं है। मैं यहाँ ऐसा नहीं कि मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से। मुझे इस बात से है कि हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो शहर में रह के माओवादियों के पैसे को इन्वेस्ट करके और यहाँ वहाँ से, और खुद का उन्होंने एम्पायर भी खड़ा किया। अरुंधति रॉय के बारे में क्या कहेंगे आप? अरुंधति रॉय को लेकर मैंने कभी कोई रिसर्च नहीं किया, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ। उनकी एक किताब है, मेरे साथ एक दिक्कत है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। किताब जरूर है, मैंने कभी पढ़ी नहीं। मैं तो हिंदी की किताबें भी खैर नहीं पढ़ता हूँ। फिर गांव में वहाँ वो हीरो नहीं है? कौन? अरुंधति नहीं, रॉय। गांव के लिए हीरो नहीं है, माओवादियों के लिए हो सकती हैं। गाँव में तो अभी भी गांव वालों के लिए एक बार के लिए बेला भाटिया उनके लिए पॉजिटिव है। नंदिनी सुंदर, देखिए नंदिनी सुंदर भी उन्होंने किताबें लिखी हैं और जो भी काम किया हो, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन बेला भाटिया ने आदिवासियों के लिए फ्री में कोर्ट में लड़ा है केस में। तो जैसे किसी ने मुझसे कहा कि बेला भाटिया को लोग बेवजह हाइप देते रहते हैं, तो मैंने उससे कहा असल में तुम्हारी बहन के साथ कभी बलात्कार नहीं हुआ है तो तुम नहीं जानते। बस्तर के बहुत अंदर के गांव में चले जाओ जहां लोग बेवजह जेलों में हैं, किसी के साथ गलत हुआ है तो उनके लिए कोर्ट में बेला भाटिया लड़ रही है, तो वो लोग उसको जानते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना हो पॉलिसी मेकर्स को कि ये 3 स्टेप्स अगर आप लेंगे तो ये अर्बन नक्सल जो है दैट कैन स्टॉप, तो क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये पैसे के ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि अब आपके पास सारे माओवादी वापस आ चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि हम मुख्य धारा में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आप उनके लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हो, तो उनसे मारपीट से नहीं, बहुत तल्लीनता से, आराम से उनसे आप निकलवाइए इस बात को, ये पैसे गए कहाँ, शहरों में होना चाहिए, कलेक्ट होते हुए, और जहाँ जहाँ तक गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने ही माओवाद को इतने लंबे समय तक पाला पोसा है, इनकी वजह से। इसे बस्तर के आदिवासी, हाँ, इनके वजह से बस्तर के आदिवासी हथियार उठा के लड़ते रहे, मारे गए। बस्तर के आदिवासी मुखबिरी के लिए मारे गए, बस्तर में जवान शहीद हुए। ये सारा खून खराबा, उसके पीछे का जो आइडियोलॉजी जो है, जो वो आइडियोलॉजी है ही नहीं जिसको लेके ये शुरू हुए थे नक्सलवाड़ी से, जो खत्म हो गई थी एक तरीके से। तो ये अर्बन नक्सलियों के ऊपर कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। दूसरी चीज़, सरकार को अगर सरकार ने लड़ने का तरीका सीखा अपने पुराने नुकसान से, तो सरकार को अपने पुराने तरीके से ये भी सीखना चाहिए कि दोबारा कोई आदिवासी हथियार ना उठाए। एक बार मैंने सुकमा जिले के किरलापाल में एक रिपोर्टिंग की कि वहाँ पे किरलापाल के पास में एक नाला है जो बारिश में बहुत उफान पे आ जाता है। तो उसमें नाले के दूसरी तरफ जो गांव वाले हैं वो बड़े बड़े बर्तनों में अपने बच्चों को बैठा के और उसको फनते नाले को पकड़ के तैरते हुए दूसरी तरफ लाते हैं, जिसमें रिस्क होता है कि अगर बर्तन पलट गया तो छोटा सा बच्चा। तो जब मैंने वहाँ रिपोर्ट किया तो मैंने एक लाइन कही, माओवादी एक एक लाइन को बहुत ध्यान देते हैं, बहुत बारीकी से। तो मैंने एक लाइन कही कि माओवादियों की वजह से यहाँ पुल नहीं बन पा रहा है। 3-4 दिन के बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया नए नंबर से। मैंने कॉल रिसीव किया तो उन्होंने कहा तिवारी जी बोल रहे हैं। मैंने कहा तिवारी जी लाल सलाम। बोला लाल सलाम कौन? बोले यही हमारा परिचय लाल सलाम। तिवारी जी आपकी वो खेरलापाल वाली स्टोरी हमने देखी, आपने उसमें कहा है कि माओवादियों की वजह से पुल नहीं बन पा रहा है। आप तो माओवादियों के लिए बहुत रिपोर्ट करते हैं उस इलाके में, तो आपको पता होगा दंडकारण्य में माओवादी कब आए तिवारी जी? तो मैं बोला मेरी जानकारी में लगभग 80 में आए। तो देश कब आज़ाद हुआ? मैंने कहा 47 में। तो 47 से 80 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? मैंने कहा लगभग 33 साल का। तो तिवारी जी जब इस 33 साल में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एयरपोर्ट बन रहे थे, तब ये नाला नहीं था कि नाले के उस तरफ गांव नहीं थे। तब आप यहाँ एक बहुत छोटा सा पुल बना देते तो तब तो हम यहाँ थे ही नहीं।
तब आपके नज़र में हम गिनती में ही नहीं थे आपकी सरकार के। अगर उस समय आप ये पुल बना देते तो हमको लगता हमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तिवारी जी जो असल जिम्मेदार है उसको टारगेट की। तो अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर पुल नहीं है, रोड नहीं है, बहुत बिजली से नहीं है। मतलब बहुत- ऐसी पॉलिसी है। बीजापुर की बात बता रहा हूँ मैं। बीजापुर में अभी पापा राव की वाइफ को जहाँ इनकाउंटर हुआ, जहाँ मारी गई, जब मैं उस इलाके में जा रहा था तो चिन्ना गेल्लूर शायद गांव है, हो सकता है कुछ दूसरा भी हो। तो वहाँ पे भी एक बड़ा सा नाला है जहाँ 5 लोग डूब के मर चुके हैं अब तक। और उस नाले के दूसरी तरफ के गांव वाले कई बार आवेदन दे चुके हैं कि यहाँ पुल बना दो। सरकार ने आज तक वहाँ एक ईंट नहीं रखी। फुंडरी में नदी पे एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। गांव वाले, मूलवासी वाले उसके विरोध में बैठे रहे तो सरकार ने वहाँ पूरी एक कंपनी बैठा दी सीआरपीएफ की उस पुल को बनाने के लिए। अब आप सोचिए कि गांव वाले जहाँ पुल मांग रहे हैं वहाँ आपके कान में जू नहीं रेंग रहा, जहाँ गांव वाले विरोध कर रहे हैं वहाँ फोर्स लगा के पुल बना रहे हो। तो आपकी भी क्या मंशा है, इस पे भी बहुत सारे संदेह हो जाते हैं इसको लेकर कि भाई मतलब आप चाह रही हैं तो कि आप संवाद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संवाद होना चाहिए, लेकिन संवाद के लिए राजस्थान में एक कार्यक्रम था टॉक जर्नलिज्म का, जब वहाँ गया था तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि कैसे खत्म होगा माओवाद। हाँ, मैं भी थी उधर। अच्छा, आप थी क्या? अरे बाप रे। तो मैंने पूछा कि चाहता कौन है कि खत्म हो जाए माओवाद? तो बोले कोई नहीं चाहता। मतलब नहीं, कोई नहीं चाहता। हाँ, एक आदमी चाहता है। कौन? वो पहला सिपाही जो 47 लेके सबसे सामने चल रहा है गश्त में, क्योंकि जब पहली गोली चलेगी तो उसको ही लगेगी। तो पहला सिपाही चाहता है कि ये खत्म हो जाए ताकि वो घर शाम को सुकून से लौट जाए। उसके अलावा कोई नहीं चाहता। बस्तर का एक जो सचिव होता है वो भी कलेक्टर से बड़ा होता है। बस्तर में टेकलगुड़म जहाँ 22 जवान शहीद हुए थे, उस गांव में 5 हैंडपंप थे उस समय, जब 2022 की घटना है, 21 की घटना है। 5 हैंडपंप में 3 हैंडपंप खराब थे। उस 3 हैंडपंप को रिपेयर करने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए होंगे आप सोचिए। एक अंदाज, एक अमाउंट सोचिए आप। 10,000 55 लाख रुपए है। और हाँ, बस्तर में उसमें तो- भी दुख इस बात का है कि हैंडपंप किसी ने छुआ भी नहीं, हैंडपंप खराब ही था। बस्तर में पेपर में सड़क बन गई, ऑन पेपर में सारी चीजें। ब्रिज बन गए, पेपर में पानी लग गया, नल, बिजली आ गई पेपर में, ऑन पेपर। ऐसे सैकड़ों गांव हैं इतना, बस्तर में। और जबकि इतना फंड बस LWE के लिए अलग से फंड जाता है पूरा सेंटर से, सब फंड। तो ऐसे सैकड़ों गांव हैं बस्तर, सैकड़ों, जहाँ पे ना पंचायत भवन है, ना सड़क है, ना रोड है। मतलब गांव में सरकार नाम से कुछ भी नहीं है। नहीं। वहाँ सरकार सिर्फ बंदूक लेके आती है, जो कि फोर्स, वही है सरकार। और वहाँ साल के लाखों रुपए पंचायत में खर्च हो रहे हैं। कभी पंचायत भवन की पुताई हो रही है, कभी रिपेयर हो रही है, कभी वहाँ बैठक हो रही है, कभी वहाँ पे कुर्सियाँ लाई जा रही हैं, कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं, और है कुछ नहीं वहाँ। ऐसे सैकड़ों गांव। आप सोचिए किस लेवल पे वहाँ पे करप्शन। मैंने इस बात को अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जैसे 31 मार्च की तारीख तय की थी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, उनको करप्शन की भी एक तारीख तय करनी चाहिए कि इस डेट पे करप्शन खत्म हो जाएगा। अगर होम मिनिस्ट्री सुन रही है अभी तो, और ये देख रही है इस प्रोग्राम, होपफुली यू विल टेक स्टेप्स एंड वी विल हैव अ बेटर कंट्री अहेड ऑफ अस। धन्यवाद, आप आए शो में। थैंक यू तन्मय, थैंक बहुत यू। शुक्रिया मैम, आपने बुलाया, इतनी देर आपने सुना हमको। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Thank you for watching this podcast. Do like or subscribe on whichever channel you've seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.